ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकैलिप्स। अध्याय 261, अतीत की गूंज, भविष्य की परछाइयाँ। उसने अपने दूसरे हाथ को देखा जो अब कांप रहा था और कहा, मैं केटो वॉन क्रोनोवॉर्ड, कालातीत, रेत से डरता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मेरी महिला मुझे देखेगी तो वह हंसेगी। वह एक गहरी हंसी हंसने में कामयाब रहा। फिर उसने थोड़ी आह भरी और कहा, लेकिन तुम जानते हो क्या? कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जान को खतरा था। मैं उन रेत में अपने लिए और अधिक लोगों को खोना नहीं चाहता था। तो मैं आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब रहा। हालांकि मुझे लगा कि मैं किसी भी पल गिर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसे छिपा लिया। मैंने इसे अंदर ही रखा। लाइन पर विराम था और एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे गैलिस हिचकिचा रहा था। हाँ, ठीक है, मैं भी। बकवास। यूतो की आवाज़ गैलिस के शब्दों के बीच से गुजरी, तीखी और तीव्र। तुम आखिरी व्यक्ति हो जिससे मैं ये सुनना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें डरने की विलासिता की अनुमति है, मिस्टर नंबर 1? दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। गैलिस ने हार मान ली। मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, यूतो, और शायद यह उचित भी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है और यह आखिरी बार नहीं होगा जब मैं ये कह रहा हूँ। मुझे खेद है, मुझे सच में खेद है। लेकिन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अतीत, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अभी फ़ोन कर रहा हूँ। यूतो का हाथ फ़ोन पर कस गया, उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। अतीत, उसने दोहराया, उसका स्वर घातक रूप से शांत था। तुम उसकी मृत्यु को अतीत कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, गैलिस्क? उनके बीच की खामोशी ठंडी, भारी होती गई, जब तक कि ऐसा महसूस होने लगा कि हवा ही टूट जाएगी। ये केवल उसके द्वारा मुझे दिए गए अंतिम आदेश के कारण है कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, पुराने दोस्त। अगर वह नहीं होती तो तुम उसकी मृत्यु को अतीत कहने के लिए यहाँ नहीं होते। इसलिए सावधानी से चलें। थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में केवल होवर कारों की धीमी गड़गड़ाहट थी। गैलिस की आवाज़ नर्म पड़ गई। मुझे माफ़ करें, यूतो। यह मेरी गलती है, मैं समझता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने पुराने जख्मों को ताज़ा करने के लिए फ़ोन नहीं किया था और निश्चित रूप से उसकी मौत पर चर्चा करने के लिए नहीं। यूतो की फ़ोन पर पकड़ मजबूत हो गई, उसका जबड़ा भींचा हुआ था क्योंकि वह उन यादों को वापस लाने की कोशिश कर रहा था जिन्हें उसने बहुत पहले दफना दिया था। उसने अपनी जलन को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे सांस ली। फिर इसे उगल दो, गैलिस्क। मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ। उसने ऐसा कहा, हालांकि उसे साफ पता था कि वह क्यों कॉल कर रहा था। दूसरी तरफ से थोड़ी देर के लिए विराम लगा, फिर गैलिस्क की आवाज़ आई, शांत लेकिन लगभग कमज़ोर। तुम्हें पता है, आखिरकार मैंने उस पहेली को सुलझा लिया जो उसने मुझे छोड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ी। और ये तथ्य कि मुझे ये पता लगाने में इतने साल लग गए, मुझे बहुत बेवकूफ़ महसूस कराता है। उसने एक गहरी हंसी निकाली। विश्वास नहीं होता कि मैंने उसके साथ इतना समय बिताया, फिर भी मैं उसे वास्तव में नहीं जानता था। एक खजाना जिसके लिए वह खुशी खुशी दुनिया के खिलाफ जा सकती थी। मुझे लगा कि यह कोई कलाकृति है या उसकी दुनिया को बचाने का एक तरीका है जो नष्ट हो गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो मैंने इस दुनिया में खजाने या किसी तरह की विसंगति की तलाश की। दुख की बात है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, जिससे मैं निराश और हताश महसूस कर रहा था। मैंने लगभग सारी उम्मीदें खो दी थीं। लेकिन संघ अध्यक्ष के रूप में प्रत्येक मेगासिटी में होने वाली प्रमुख घटनाओं के विवरण की समीक्षा करना मेरा काम है। तो मुझे अंततः एक युवा समनकर्ता के बारे में पता चला जिसने ड्रैगन को बुलाया था। ड्रैगन, सभी चीज़ों में से। तो मैंने उसके सभी विवरणों की जांच की, ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उसके पास उसका चेहरा था, मेरी तेज आंखें। और भी अधिक आश्चर्यचकित ये जानकर कि उसकी एक बहन थी जिसके बाल चांदी के थे। यूतो ने अपने दांत पीस लिए, फिर पूछा, तुम ये सब कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ा विराम हुआ, लेकिन फिर अगले शब्द दृढ़ निकले, जैसे कि उसके मन में कोई संदेह नहीं था। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, यूतो। गैलिस्क ने कहा, मेरे बच्चे, मेरा बेटा एलिस्टर और मेरी बेटी मियू। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वे जीवित हैं? उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह बहुत गहरा था। यूतो ने फिर से चलना शुरू किया, उसके कदमों की गूंज गैलिस्क के अनुरोध को समझ रही थी। उसकी आवाज़ ठंडी और धारदार थी जब वह बोल रहा था। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ जुड़ता है वह बर्बाद हो जाता है, गैलिस्क। वह रुका, सड़क के किनारे बनी मंद रोशनी वाली इमारतों की ओर देखा। ये दुनिया, मेरी महिला, मेरे पूर्व टीम लीडर, वे सभी उसी क्षण बर्बाद हो गए जब वे तुम्हारे साथ रास्ते में आए। और मुझे ये भी मत बताना कि तुमने मेरे साथ क्या किया। लाइन पर सन्नाटा था, लेकिन यूतो ने अपनी बात जारी रखी, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके शब्द खंजर की तरह चुभते हैं या नहीं। कुछ लोग तुम्हें उद्धारकर्ता, चमकती हुई रोशनी कह सकते हैं।
लेकिन तुम उन सभी लोगों के जीवन में घटी सबसे बुरी चीज़ हो जो तुम्हें जानते हैं। वह कॉल के दूसरी तरफ गैलिस्क के चेहरे की कल्पना कर सकता था, शायद वह शांत चिड़चिड़ाहट से भरा भाव जो वह हमेशा रखता था। इसने युतो की नाराजगी को और बढ़ा दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एलिस्टर और मियू को देखने से चीजें बेहतर हो जाएंगी? कि इससे कुछ बदल जाएगा? उसकी आवाज गिर गई, जहर टपक रहा था। तुम जिस चीज को छूते हो उसे बर्बाद कर देते हो, और जब तुम उनके साथ भी ऐसा ही करोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। गैलिस्क ने अपने दांत पीस लिए, उनके बीच की खामोशी एक तनाव से भर गई जो किसी भी पल टूट सकती थी। जब उसने आखिरकार बात की तो उसकी आवाज में एक ऐसी भावना थी जो युतो ने उससे सालों से नहीं सुनी थी, कच्ची, बिना छने कड़वाहट। मैं जानता हूँ युतो, मैं जानता हूँ कि मैंने प्रशंसा के लायक जीवन नहीं जिया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा अस्तित्व शायद उन सभी के लिए आशीर्वाद से ज्यादा अभिशाप रहा है जिनके साथ मैंने कभी खुद को जोड़ा है। वह रुका, और युतो लगभग कल्पना कर सकता था कि वह अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने बच्चों के बारे में अंधेरे में रहने का हकदार हूँ? गैलिस्क की आवाज़ तीखी हो गई, लगभग विनती करते हुए, फिर भी मुश्किल से नियंत्रित गुस्से से भरी हुई। मेरी बेटी युतो, मेरी अपनी बेटी जिससे मैं मिला भी नहीं हूँ, उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं, और तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं लगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो और शायद मैं इसका हकदार हूँ। लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए भी थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? युतो को अपने भीतर कुछ गहराई से झिलमिलाहट महसूस हुई, एक झिझक, एक क्षणिक संदेह, लेकिन उसने इसे दबा दिया। गैलिस्क को किसी भी कमजोरी का एहसास होने से मना कर दिया। ड्रैगन जाति के पुनरुत्थान के लिए मियू को मरना होगा। क्या? एक तनावपूर्ण चुप्पी छा गई, और फिर गैलिस्क की आवाज़ सदमे और गुस्से से भरी हुई थी। युतो, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर एलियोरिया ने तुम्हें अपनी बेटी की मौत के बारे में बात करते हुए सुना तो वह क्या सोचेगी, जैसे कि यह कोई रणनीतिक चाल हो? धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए युतो का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह निर्णय मुझे पीड़ा नहीं पहुंचाता? लेकिन यह एक वास्तविकता है गैलिस्क, ड्रैगन के पुनरुत्थान का एक तथ्य जिससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। क्या तथ्य? तुम यह ऐसे कह रहे हो जैसे कि कोई और रास्ता नहीं है। युतो ने आह भरी, जैसा कि मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा एलिस्टर द्वारा बुलाए गए हर ड्रैगन। वे केवल अपार शक्ति वाले प्राणी नहीं हैं, वे ऐसे प्राणी हैं जो बहुत पहले ही मर चुके हैं, ड्रैगन जो सदियों, सहस्राब्दियों, यहाँ तक कि युगों पहले नष्ट हो गए थे। और फिर भी एलिस्टर उन्हें वापस ला रहा है। ड्रैगन के इतिहास में केवल एक ही प्राणी है जो ड्रैगन की आत्मा के लुप्त हो जाने के बाद उसे पुनर्जीवित कर सकता है, स्वयं ड्रैगन भगवान। गैलिस्क का स्वर बदल गया, उसका गुस्सा ठंडा हो गया। मैं एलिस्टर जो कर रहा है उसकी गंभीरता को समझता हूँ युतो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम समझते हो, युतो ने कहा, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। अगर एलिस्टर ने वास्तव में ड्रैगन भगवान की शक्ति विरासत में ली है तो इस दुनिया में एक बार फिर से अंधकार छा जाएगा। ड्रैगन जाति पुनरुत्थान के कगार पर हो सकती है, लेकिन वह शक्ति भी पुनरुत्थान के कगार पर है जिसने व्यावहारिक रूप से उनके विलुप्त होने का कारण बना। गैलिस्क चुप हो गया, उन शब्दों के वजन को अवशोषित करने से पहले उसकी आवाज़ में हताशा भर गई। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ये सब कैसे उचित ठहराता है कि मियू को क्यों मरना है? जवाब देते समय युतो की नज़र दूर हो गई, उसकी आवाज़ में पहले से कहीं ज्यादा थकान थी। क्योंकि किसी भी ड्रैगन वारिस के लिए वास्तव में अधिपति के रूप में उभरने के लिए उन्हें विरासत द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। और ऐसा होने के लिए उद्धरण चिन्ह ... उन्हें एकमात्र जीवित वारिस होना चाहिए। अध्याय 262, अतीत की गूंज, भविष्य की परछाइयां, भाग 2। युतो की आवाज़ भारी होती जा रही थी, उसके लहजे में एक अंधकार में निर्विवाद सत्य का भार था। यह अपरिहार्य है कि अंधकार फिर से उतरेगा गैलिस्क, और जब ऐसा होगा तो एलिस्टर को मौका पाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम करना होगा। अगर वह गिरता है तो पूरी ड्रैगन जाति नहीं, ये दुनिया मिट जाएगी, अस्तित्व से मिट जाएगी। आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गैलिस्क की आवाज़ में निराशा का भाव था। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे तुम यहाँ हो ही नहीं युतो। क्या तुम्हें ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं होना चाहिए, एक सच्चा ड्रैगन? अगर कोई इस अंधकार के खिलाफ खड़ा होने जा रहा है तो क्या वह तुम नहीं हो? मुझे पता है कि तुम मानवता की ज्यादा परवाह नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से तुम ड्रैगन जाति की रक्षा करोगे। या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा नहीं होगा? युतो ने थका हुआ आह भरा, मानो वह गैलिस्क से बात कर रहा हो। गैलिस्क, उसे सही मायने में विकसित होने के लिए संघर्ष करना होगा। उसे अपने दम पर खड़ा होना सीखना होगा, उन लड़ाइयों से लड़ना होगा जिनके बारे में उसे लगता है कि वह बच नहीं सकता। अगर हम उसके साथ हैं, उसे हर खतरे से बचा रहे हैं, तो वह ऐसा कैसे कर पाएगा? यही कारण है कि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कौन हूं, या कि तुम उसके पिता हो। गैलिस्क की मुट्ठियां लाइन के दूसरी तरफ बंध गईं।
तो तुम उसे संघर्ष करने दे रहे हो, उसे पीड़ित होने दे रहे हो, और तुम उसकी बहन को मरने दे रहे हो, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह किसी ऐसी लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाए जिससे हम उसे बचा सकें। युतो ने अपने दांत पीस लिए। तुम फिर से अति आत्मविश्वासी हो गए हो। तुम भूल रहे हो कि यह वही अंधकार था जिसने मेरी महिला को मार डाला, जिससे तुम उसे बचाने में असमर्थ थे। युतो का अतीत का संदर्भ ही पर्याप्त उत्तर था, लेकिन गैलिस्क ने जोर दिया, उसकी आवाज और भी तीव्र होती गई। तुम्हें क्या लगता है कि जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? कि उसकी बहन, जिसे वह बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, वही व्यक्ति है जिसे तुम कुछ शक्तिवर्धक क्रिस्टल के लिए बलिदान करने को तैयार हो। जब उसे पता चलेगा कि तुम उसे मजबूत बनाने के लिए उसे मरने दोगी तो वह क्या सोचेगा? या ये तथ्य कि तुमने उसे नहीं बताया कि उसका एक पिता है। ली परिवार की संपत्ति के मुख्य द्वार से कुछ कदम चलते हुए युतो की निगाहें ठंडी, लगभग दूर हो गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है। जो मायने रखता है वह यह है कि वह आने वाली चीज़ों के लिए तैयार है। अगर वह नहीं है तो वह किसी भी अन्य ड्रैगन अधिपति से अलग नहीं है जो सदियों पहले अंधकार में गिर गया था। यही एकमात्र तरीका है। 1000 अनकहे शब्दों के भार से भरी खामोशी छा गई। अंत में गैलिस्क बोला, उसकी आवाज़ में उदासी की गहराई थी जो युतो ने उससे शायद ही कभी सुनी हो। तुम गलत हो युतो। अपनी हर प्यारी चीज़ की कीमत पर हासिल की गई ताकत, वह सच्ची ताकत नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम उसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हो, लेकिन तुम बस उसे नफरत करना सिखा रहे हो। अगर वह नुकसान उसे पागल कर दे तो तुम क्या करोगे? युतो ने फ़ोन को अपने पास रखा, उसकी आवाज़ धीमी थी। तुम सही हो सकते हो गैलिस्क, या तुम गलत भी हो सकते हो। अंत में एलिस्टर ही तय करेगा कि सही जवाब क्या है। अभी वह उसे बचाने के लिए दृढ़ है, इतना दृढ़ कि वह इस तथ्य से अंधा है कि ऐसा करने का मतलब ये हो सकता है कि वह खुद को नहीं बचा सकता। दुनिया की तो बात ही छोड़ो, लेकिन शायद अगर उसे समझ में आ जाए, सच में समझ में आ जाए कि वह दोनों को बचा सकता है, तो शायद चीज़ें अलग हो जाएं। लाइन पर एक विराम था और गैलिस्क की आवाज़ ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। तो तुम उसे क्यों नहीं बताते? नहीं, युतो की प्रतिक्रिया संक्षिप्त और अटल थी। एक अधिपति के रूप में एलिस्टर को उस पर प्रतिबद्ध होना चाहिए जिस पर वह विश्वास करता है। यदि उसे सत्ता का उपयोग करना है तो उसे अपने विकल्पों का वजन पता होना चाहिए और परिणामों का सामना करना होगा। उसके हाथ का मार्गदर्शन करना विश्वासघात होगा। गैलिस्क का स्वर बदल गया, जिसमें निराशा का भाव था। तो आप बस हाथ से दूर रहने का दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं। पीछे खड़े होकर देखें कि कैसे चीजें सही जगह पर आती हैं और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें। युतो की निगाह दूर चली गई, लेकिन उसकी आवाज़ शांत रही। ये सबसे अच्छी बात है जो मैं कर सकता हूँ। कुछ रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है, बिना किसी बाधा के। गैलिस्क ने एक तेज सांस छोड़ी, उसकी अधीरता उसके शब्दों में झलक रही थी। नहीं, मैं इसे संयोग पर नहीं छोड़ूंगा युतो। मैं बस बैठकर यह उम्मीद नहीं करूंगा कि चीजें वैसी ही होंगी जैसी तुम उम्मीद करते हो। मैं उन दोनों के लिए आऊंगा अगर ऐसा करना पड़े। युतो का हाथ फोन पर कस गया, उसकी आवाज़ लगभग हिंसक शांत हो गई। तुम कोशिश कर सकते हो गैलिस्क, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सिर्फ मेरी लाश पर ही सफल हो पाओगे। गैलिस्क ने चौंक कर चिल्लाया, क्या? युतो का स्वर नर्म हो गया, फिर उसने ठंडे, तीव्र स्वर में बात की। गैलिस्क, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि तुम हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम शहर की दीवारें भी नहीं देख पाओगे। गैलिस्क ने फिर चुनौती भरे अंदाज में पूछा, क्या ये धमकी है? युतो के होंठ एक गहरी, जानकार मुस्कान में बदल गए, हालांकि उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। नहीं मेरे दोस्त, यह एक वादा है। तो अब तुम उसके आखिरी आदेशों के खिलाफ जाने का इरादा रखते हो? युतो ने जवाब दिया, उसने कहा था कि अतीत के दर्द या उसकी मौत का बदला तुम पर मत लेना। तो यह उसकी मृत्यु या अतीत के बारे में नहीं है। ये तुम्हारे द्वारा ड्रैगन जाति के अस्तित्व को खतरे में डालने की कोशिश के बारे में है, और मैं पीछे खड़े होकर यह सब होते हुए नहीं देखूंगा। गैलिस्क के शांत शब्दों के साथ युतो की उंगलियां फड़कने लगीं। तुम्हें लगता है कि यह मुझे रोक देगा? असंभव बाधाओं ने मुझे कब से उन लोगों तक पहुंचने से रोक दिया है जिनकी मैं परवाह करता हूं। युतो की आवाज़ धीमी हो गई, उसके चारों ओर का मान तीव्र हो गया क्योंकि उसकी चांदी की आंखें सरीसृप बन गईं। कभी नहीं गैलिस्क, लेकिन मैं कोई असंभव विषम नहीं हूं। मैं पूर्ण हूं। मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है, अगर मुझे तुम्हारी उपस्थिति या तुम्हारे किसी भी लाइट सैनिक की इस शहर के पास कहीं भी उपस्थिति का आभास हुआ तो तुम्हारे लिए रोशनी बुझ जाएगी। गैलिस्क ने हंसते हुए कहा, जरा भी डर नहीं था। युतो, तुम और मैं दोनों जानते हो कि तुम मुझे अतीत से मिटा नहीं सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो एलिस्टर का अस्तित्व नहीं रहेगा, और तुम मुझे मार भी नहीं सकते या मुझे घायल करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। नहीं तो दुनिया उस स्तंभ को खो देगी जो ब्रह्मांडीय शक्तियों और सेलेस्टियल्स द्वारा हमला किए जाने से उसे बचाए रखता है। तो
चलो ईमानदारी से कहें, तुम्हारे शब्द खोखले हैं। एक धोखा। यूतो चुप हो गया। गैलिस्क के शब्दों का वजन लोहे की तरह जम गया। वह जानता था कि गैलिस्क सही था, उसे हटाने से वह संतुलन बिगड़ जाएगा जिसे यूतो अपनी सारी शक्ति के साथ भी बहाल नहीं कर सकता। गैलिस्क का स्वर नर्म हो गया जब उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ यूतो। मैं समझता हूँ कि यह सब कितना जटिल है, इसलिए मैं लड़के को और समय दूंगा। अगर मेरी बेटी के पास केवल 5 दिन बचे हैं तो मैं आऊँगा। यूतो का जबड़ा कस गया, उसके दांत पीसने लगे क्योंकि उसने खुद को मजबूर किया कि वह पूछे, तो अगर एलिस्टर उसे बचा लेता है तो तुम दूर रहोगे? हाँ, अभी के लिए, गैलिस्क ने जवाब दिया। थोड़ी सी भावनाएं उसके भीतर से निकल रही थीं। लेकिन वह मेरा बेटा है यूतो, यह अपरिहार्य है, मैं उससे एक दिन मिलूंगा, और यह जल्द ही होगा। लाइन चुप हो गई और यूतो शांत रहा। एलिस्टर के लिए बचे हुए समय के पतले धागे के बारे में सोचता रहा। यूतो ने क्यूब को वापस अपनी जेब में रख लिया, खुद से बुदबुदाते हुए, वह परेशान करने वाला इंसान हमेशा अपनी मर्जी से चीजें चाहता है। लगता है इतने सालों के बाद भी वह नहीं बदला है। उसने रात के आसमान में लटके चांद की ओर देखा। उसकी ठंडी चांदी की रोशनी सड़क पर एक नर्म चमक बिखेर रही थी। सन्नाटे में यूतो की नज़र नर्म पड़ गई और उसकी आवाज़ एक बड़बड़ाहट में बदल गई, जैसे कि वह सीधे चांद से बात कर रहा हो। एलिस्टर, ड्रैगन जाति और इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। शायद ड्रैगन भगवान की शक्ति से तुम एक अलग रास्ता बना सको। किसी तरह शायद तुम अपनी बहन की बलि दिए बिना भी विरासत की शक्ति का दावा करने का कोई रास्ता खोज सको। यूतो विचारों में खोया हुआ रुक गया। या शायद तुम उठो, इतने शक्तिशाली बनो कि तुम्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत न पड़े। उसके होंठों से एक हल्की सी हंसी निकली जो गर्मजोशी और गर्व से भरी हुई थी। कौन जानता है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। उस पल उसकी चांदी जैसी आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। अध्याय 263 बिजली का पीछा करते हुए। 750 मीटर, 700 मीटर, 650 मीटर। ड्रैगन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अपने लक्ष्य तक की दूरी गिन रहा था। उसका दिमाग हर उस मीटर पर केंद्रित था जो दूरी को कम करता था। वह सड़कों पर तेजी से भागा, हवा का एक तेज झोंका और उसके पीछे बैंगनी बिजली की एक लकीर छोड़ गया। फुटपाथ पर खड़े लोग चौंक गए, उनके सिर उस धुंधलेपन को देखने के लिए इधर उधर घूम रहे थे जो हवा से उड़ते हुए स्नैक पेपर के साथ उनके पास से गुजरा था। वह क्या था? क्या तुमने उसे देखा? बिजली की तरह लग रहा था, लेकिन बैंगनी। क्या ये कोई जेट था? यहाँ नीचे यह इतनी तेजी से नहीं चल सकता। सड़क पर कारें भी अपवाद नहीं थीं। ड्राइवर ने आसानी से उनके चारों ओर अपना रास्ता बना लिया, आसानी से वाहनों को ओवरटेक कर लिया। कई ड्राइवरों ने भ्रम में अपनी खिड़कियों से बाहर देखा, उन्हें केवल एक धुंधली सी चीज दिखाई दी जो उनके पास से गुजरी। एक ड्राइवर ने घबरा कर कहा, क्या बकवास है, मैंने उसे अपने शीशे में भी नहीं देखा। वह अपने साइड मिरर को एडजस्ट करने के लिए आगे बढ़ा, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये ठीक से नहीं लगा है, इसलिए वह जूम करके जो कुछ भी देख नहीं पा रहा है उसे नहीं देख पा रहा है। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने आसमान में एक हल्की चमक देखी। उसे बेहतर तरीके से देखने पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह पंखों वाला आदमी है? उसने चिल्लाया। अन्य ड्राइवर और पैदल यात्री ऊपर की ओर देखने लगे, उनकी आंखें आसमान में चमकती नीली चिंगारियों का पीछा कर रही थीं जैसे ही अज़ुरिन उड़कर गुजरा। देखो वहां ऊपर, क्या वे पंख हैं? जल्दी करो, एक फोटो लो। कुछ लोगों ने अपने फोन निकाले, उत्सुकता से उस अजीब दृश्य को रिकॉर्ड किया जब अज़ुरिन हवा में उड़ते हुए आसमान में उड़ रहा था। एक बच्चे ने अपने माता पिता की बांह खींची, उत्साह से इशारा करते हुए, माँ देखो, यह एक वास्तविक जीवन के सुपरहीरो की तरह है। ड्राइवर ने शहर में आसानी से अपना रास्ता बनाना जारी रखा। उसके आगे एक लंबा ट्रक दिखाई दिया जो उस संकरी गली को अवरुद्ध कर रहा था जिसमें वह था। ड्राइवर की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने उसका आकार देखा और एक पल में समय धीमा हो गया। जैसे ही वह ट्रक के करीब पहुंचा, उसकी नब्ज की आवाज़ धीमी, स्थिर ढोल की आवाज़ बन गई। एक सहज गति में उसने अपनी तलवार को एक काली दरार में डाल दिया जो उसके बगल में फट गई। इसकी धार अंधेरे शून्य में गायब हो गई। अपने हाथों को मुक्त करते हुए वह एक कम स्लाइड में गिर गया। उसका शरीर ट्रक के अंडरकैरेज के नीचे संकीर्ण खाई की ओर झुका हुआ था। जैसे ही उसके तराजू जमीन से टकराए, वे सड़क पर चिंगारी बन गए। उसने अपनी स्थिति को थोड़ा मोड़कर समायोजित किया। इंच भर की दूरी पर एक स्टील बीम से बाल बाल बचता हुआ उसकी आंखें आगे की ओर केंद्रित थीं। खाई के बाहर की दुनिया गति का एक धुंधलापन थी। पैदल यात्री और ड्राइवर ट्रक के नीचे बैंगनी बिजली की एक किरण को चमकते हुए देखकर हौंफ रहे थे। एक ही तरल गति में ड्राइवर दूसरी तरफ से उभरा। गति उसे आसानी से सीधा वापस ले गई। बिना एक पल भी चूके उसने अपना हाथ उठाया और एक तेज झटके के साथ अपनी तलवार को दरार से वापस बुलाया। ब्लेड उसकी मुट्ठी में आ गया, चांदनी में चमक रहा था क्योंकि वह अपनी दौड़ फिर से शुरू कर रहा था।
उसकी गति फिर से बढ़ रही थी क्योंकि वह शहर में गहराई तक जा रहा था। उसकी निगाहें सीधे आगे की ओर टिकी हुई थीं। 250 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, वह अपने विचारों में उल्टी गिनती जारी रखता था। इस बीच हत्यारा तेजी से आगे बढ़ा, अपने छोटे बैग में सामान डालता हुआ, अपने गियर को बांधता हुआ। वह अपनी चिकनी गहरे रंग की बाइक पर बैठी थी, उंगलियां इग्निशन को छू रही थीं जब उसकी घड़ी अचानक कंपन करने लगी। उसने नीचे देखा और एक होलोग्राफिक संदेश मंद प्रकाश में जीवंत हो उठा। मिशन विफल, भागो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या? वह चौंक गई। उसने भेजने वाले को देखा, उसकी बहन लिरिया। वह जो यूनियन अधिकारी के रूप में उसके अंदर की आंखें थी। उन्होंने वादा किया था कि वे हमेशा संचार के लिए केवल ऑडियो का उपयोग करेंगे। इसलिए ये संदेश और उसे भेजा गया था जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, लिरिया, ये कैसे हुआ? लानत है। उसकी निगाहें छायादार गली में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वह खुद से बात कर रही हो, इसे एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हो। ये कैसे विफल हो सकता है? सब कुछ सही था। स्मृति जागृत हुई, उसे अपने लक्ष्य के बारे में मिली कुछ जानकारी याद आई और उसने बताया कि उसके पास एक ऐसा सामान है जो बहुत तेज गति से चल सकता है, जैसा कि वेस्टलैंड डिस्प्ले इवेंट में दिखाया गया था। उसके मुंह से एक कड़वी हंसी निकली। अगर वह चीज आ रही होती तो वह खत्म हो जाती। दांत पीसते हुए उसने इंजन को तेज कर दिया। भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हत्यारे ने अपना हेलमेट नीचे पटक दिया। इंजन में जोरदार आवाज आई। थ्रॉटल को घुमाने के साथ ही बाइक सड़कों से गुजरती हुई आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने अपनी दौड़ जारी रखी और जल्द ही वह दूर से उस इमारत को देख सकता था जहां से गोली मारी गई थी। जैसे ही उसने अपनी गति बढ़ाई, उसने अपनी नजरें सिकोड़ लीं। वह इमारत के किनारे से भागा, उसके शक्तिशाली पैर उसे दीवारों पर चढ़ा रहे थे। अचानक गति के साथ वह हवा में उछला, इमारत के किनारे पर इतनी जोर से उतरा कि उसके नीचे कंक्रीट में दरारें पड़ गईं। उसने इधर उधर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह उसके किसी भी संकेत की तलाश कर रहा था। जल्द ही अल्जुरिंग एक नर्म धमाके के साथ उसके बगल में उतरा, उसके पंख उसके शरीर के खिलाफ मुड़ गए। उसने इधर उधर देखा, उसकी आंखें तुरंत क्षितिज की खोज कर रही थीं। मानव कहाँ है? उसने पूछा। ड्राइवन की तेज आंखों ने दूरी में कुछ हिलते हुए देखा। वहां, उसने क्षितिज की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां बाइक तेजी से भाग रही थी। वह तनाव में था, पीछा करने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, अल्जुरिंग के हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया, उसे उसके रास्ते में रोक दिया। अपना गुस्सा शांत करो, ड्राइवन, अल्जुरिंग ने कहा। हमारे स्वामी ने हमें एक आदेश दिया, उन्हें जीवित वापस लाओ। ड्राइवन की आंखों में निराशा के भाव चमक उठे। वास्तव में हमारे स्वामी ने उन्हें जीवित वापस लाने के लिए कहा था। वह एक पल के लिए रुका, अपनी नज़र को सिकुड़ते हुए उसने कहा, लेकिन उसने कभी भी सुरक्षित नहीं कहा। अल्जुरिंग मुस्कुराया, तुम्हारी बात सही है। अल्जुरिंग ने अपनी नज़रें सिकोड़ लीं। इमारत के किनारे पहुंचते ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हवा उसके चारों ओर सीटी बजा रही थी। जब उसने अपना लंबा, हड्डी जैसा धनुष निकाला, हथियार चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसने हवा से बने 2 तीरों को खूबसूरती से चलाया। हवा तेजी से घूम रही थी। धनुष की डोरी दिखाई दी, जो उसके नीले मन से बनी थी। जब उसने उसे वापस खींचा, हवा के तीर उसके बालों को हिंसक रूप से घुमा रहे थे। एक सहज गति के साथ अल्जुरिंग ने डोरी को छोड़ दिया। तीर अचानक हवा में उड़ गया। हवा की एक धार आसमान को चीरती हुई नीचे तेज गति से भाग रहे हत्यारे पर जा टिकी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब हत्यारा शहर से गुजरा तो उसके दिमाग में दौड़ लगी। अगर मैं कोर के घर जाऊं तो मैं कुछ देर के लिए चुपचाप रह सकूंगी। उसने हैंडलबार को और कसकर पकड़ लिया। हवा उसके हेलमेट से टकरा रही थी, उसकी नज़रें सिकुड़ी हुई थीं। वह इतनी आसानी से पकड़ी नहीं जाने वाली थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा झटका उसके सामने जमीन पर लगा, जिससे डामर टूट गया और धूल का एक बादल हवा में उड़ने लगा। ये बल इतना शक्तिशाली था कि उसकी बाइक एक तरफ फिसल गई, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। प्रभाव के अचानक विस्फोट ने हवा में झटके भेजे, जिससे अचानक सन्नाटा छा गया और सड़कों पर लोग छिपने के लिए भागने लगे। यह क्या था? एक राहगीर ने धूल के बादल में आंखें सिकोड़ते हुए चिल्लाया। कुछ बहुत जोर से जमीन पर गिरा। क्या बकवास है? क्या ये हमला है? क्या हमें भागना चाहिए? धमाका कहाँ से आ रहा है? धूल ने इलाके में चारों ओर चक्कर लगाया, जिससे विस्फोट में फंसे किसी भी व्यक्ति का दृश्य स्पष्ट हो गया। बढ़ते धूल के बादल के बीच से हत्यारे ने धीरे धीरे अपने हाथों से खुद को बाहर निकाला, रेंगते हुए, सांस के लिए हौंफते हुए। उसके गले में खून की एक धार बह रही थी, जो उसके हेलमेट के शीशे पर टपक रही थी। कमजोरी से उसने उसे फाड़ दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि वह अपनी दृष्टि को साफ करने की कोशिश कर रही थी। जब उसने अपने होठों से खून पोंछा तो उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। वह संकुचित आंखों से दूर तक देख रही थी। वह गोली ऊपर से आई थी और उसके पेट में महसूस हो रहा था कि वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है।
उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी। अभी हत्यारे की दृष्टि दर्द से धुंधली हो गई क्योंकि उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मुद्रा को सीधा करने की कोशिश की, उसके पेट में एक तीव्र दर्द हुआ, इतना हिंसक कि उसके पैर उसके नीचे झुक गए। वह हौंफने लगी। उसका हाथ सहज रूप से उसके शरीर के किनारे को पकड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस क्षेत्र को छूती हैं, वह चौंक जाती है। उसका दाहिना हिस्सा फट गया था। त्वचा छिन्न भिन्न हो गई थी। घाव इतना गहरा था कि वह देख सकती थी कि कच्चे उजागर अंदरूनी हिस्से बाहर निकल रहे थे। उसके चारों ओर खून जमा हो रहा था। प्रभाव जो भी था, ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं था। उसने अपने दांत पीस लिए, मतली की लहर से लड़ते हुए जो उसे घेरने की धमकी दे रही थी। अरे, वह चिल्लाए। हत्यारे का कांपता हुआ हाथ उसके एपीस की ओर टटोल रहा था। उसकी उंगलियां खून से लथपथ थीं क्योंकि वह अपने संपर्क से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। हे, मुझे मदद चाहिए। तो यह वह इंसान है जिसने हमारे भगवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अचानक एक आवाज बोली। वास्तव में एक दूसरी आवाज ने उत्तर दिया, जो पहले से ज्यादा ठंडी थी। आवाजों से चौंककर उसका सिर ऊपर की ओर झटका। खून की कमी और दर्द से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन उसने अपने सामने खड़े दो लोगों को देखा। जब वह उन्हें देख रही थी तो उसकी आंखें डर से कांप रही थीं। एक की आंखें बर्फीले नीले रंग की चमक रही थीं, दूसरी की बैंगनी बिजली की चमक से चमक रही थी। उनके आसपास की हवा कंपन कर रही थी, उनके शरीर से निकलने वाली आभा से घनीभूत। ड्रैवन लंबा खड़ा था, उसकी विशाल तलवार उसके कंधे पर आराम से टिकी हुई थी। उसकी गहरी नज़र घायल हत्यारे पर टिकी हुई थी। उसके घायल शरीर का आकलन करते हुए वह संकुचित हो गया। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा अगर हम उसे उसके कार्यों के वजन के बारे में बताएं, ड्रैवन ने कहा। उसके बगल में खड़े अल्जुरिन ने शांति से उत्तर दिया। मैं सहमत हूं, लेकिन चलो उसके साथ बहुत कठोर न हो ड्रैवन। आखिरकार इंसान कमजोर होते हैं, उसने कहा। फिर भी उसने उसे ठंडी और अलग तीव्रता से देखा, जैसे कि वह किसी कीड़े को देख रहा हो। उसके शब्द अप्रत्याशित रूप से कोमल थे, जैसे कि उसे सचमुच कुछ दया दिखाने की जरूरत थी। 264 तूफान की आंख। वापस भव्य हॉल में हवा तनावपूर्ण थी क्योंकि टेरा एलिस्टर के सामने खड़ी थी। जिस महिला को उसने अपने पास खींचा था, वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी। एलिस्टर ने धीरे से पुकारा, अपनी नजरें सिकुड़ते हुए। टेरा, क्या तुम ये बताना चाहोगी कि तुम इस महिला को मेरे सामने क्यों लाए हो? टेरा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर महिला का सामना करने के लिए मुड़ी। मैंने देखा कि यहाँ मौजूद सभी लोगों में से वह अकेली थी जिसने अपने कपड़ों के नीचे एक अजीबोगरीब उपकरण पहना हुआ था। टेरा ने महिला द्वारा पहनी गई यूनियन की वर्दी को कंधे से पकड़ा और उसे फाड़ दिया, जिससे उसके नीचे एक काले रंग का धातु का तकनीकी सूट दिखाई दिया। इससे यूनियन डायरेक्टर की तनावपूर्ण नज़र थोड़ी कम हुई। एलिस्टर फिर एथेल की ओर मुड़ा, जो अब शांत हो चुका था, और कहा, तो जैसा कि मुझे यकीन है कि आप देख रहे हैं, यह महिला एक जासूस है। इसलिए मेरे समन ने उसके प्रति शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। एथेल ने धीरे से आह भरी और कहा, हाँ, ऐसा ही है। मैं अपने पहले के निष्कर्षों के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रेस के कुछ बचे हुए सदस्यों के बीच एक बड़बड़ाहट फैल गई, जो इस बातचीत को विस्मय और घबराहट के साथ देख रहे थे। क्या उसने संघ में घुसपैठ की है? ये गंभीर हो रहा है। संघ के खिलाफ कौन जासूस भेजेगा? उन्हें नहीं पता कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं। टेरा ने महिला को फिर से उसके बालों से पकड़ा, जिससे वह दर्द से अपने दांत पीसने लगी। टेरा ने फिर अपने चश्मे को ठीक किया, जिससे वे चमकने लगे। उसकी नीली ड्रैगन आंखें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, मेरे प्रभु, क्या मैं पूछताछ जारी रख सकती हूँ? हिरोशी ने किनारे पर जाकर रेन को कोहनी से धक्का दिया और फुसफुसाते हुए कहा, एलिस्टर के ड्रैगन कोई मजाक नहीं है। टेरा लेडी एको से भी ज्यादा डरावनी है। एलिस्टर ने धीरे धीरे महिला की ओर अपनी नजरें सिकुड़ी। आगे बढ़ो। यूनियन डायरेक्टर की ओर अपनी आंखों के कोने से देखते हुए उसने पूछा, या फिर आपको भी इससे कोई समस्या है, सर? एथेल ने एक पल के लिए एलिस्टर से आंखें मिलाईं, फिर उसने आह भरी और कहा, आप जो चाहें कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि न केवल आप बल्कि आपके गिल्ड के सदस्य और साथ ही अन्य गिल्ड और अभी भी देख रहे लोग और जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि कौन ऐसे महत्वपूर्ण दिन को बर्बाद करना चाहेगा। मैं भी ऐसा ही हूँ। हिरोशी रेन के करीब झुका, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा थी। यूनियन डायरेक्टर का क्या मतलब था? ये सभी महानगरों के लिए स्मारकीय है, लगभग पवित्र है। ये केवल गिल्ड ही नहीं बल्कि लोग भी इसे बहुत सम्मान देते हैं। अगर यूनियन एलिस्टर पर इस प्रयास के पीछे कौन है इसका पता लगाने में देरी करती है, तो जनता में असंतोष बढ़ जाएगा। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि इस तरह के दिन को बाधित करने की हिम्मत किसने की। उसने आगे बढ़ने से पहले एलिस्टर और उसके ड्रैगन पर एक नज़र डाली। यही कारण है कि गिल्ड मास्टर्स में से किसी ने भी एलिस्टर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा लग सकता है कि वे किसी तरह से हत्या के प्रयास में शामिल थे।
या फिर वे जो हुआ था उसके महत्व को कम आंक रहे होंगे। कैदा ने ध्यान से सुनते हुए कहा, लेकिन लेडी एको के बारे में क्या? रेन और हिरोशी की नज़र लेडी एको पर पड़ी, जो पहले गिरी हुई एक टूटी हुई इमारत के मलबे के ढेर के ऊपर दूर खड़ी थी। गोली के विस्फोट से जहां एक गलत दिशा में लगी स्टेज लाइट कभी कभी उसके फिगर पर झिलमिलाती थी, हर बार उसके चश्मे पर एक चमक बिखेरती थी। रेन ने फिर से अपना चश्मा ठीक किया, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर वह ऐसा करती है तो इससे व्हाइट कॉमेट्स कमज़ोर दिखेंगे, उनके उभरते हुए सितारे और एमवीपी को निशाना बनाया जाएगा, केवल उसके लिए जांच को रोकना। इससे उसकी छवि खराब होगी और एलिस्टर के बढ़ते प्रशंसक उसके खिलाफ हो सकते हैं। कैदा ने सोच समझकर सिर हिलाया। अब समझ में आ रहा है, उसने रेन और हिरोशी के बीच नज़र डालते हुए कहा। सहमत हूँ, हिरोशी ने कहा। इस तरह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होने के कारण लेडी एको हस्तक्षेप करने का जोखिम नहीं उठा सकती। रेजिग्रिन बातचीत को सुनकर थोड़ा सा हिल गया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एलिस्टर चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा आगे ले जा रहा है? रेन ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए एक हल्की, जानकार मुस्कान दी। उसे करना ही होगा, उसने जवाब दिया। निर्दयी प्राणियों को नियंत्रित करने के लिए एक समनकर्ता को थोड़ा निर्दयी होना चाहिए। एलिस्टर के मामले में वह शक्तिशाली, घमंडी ड्रैगन को नियंत्रित करता है। जरा सोचिए, अगर आपको कालकोठरी में इस तरह के ड्रैगन मिल जाएं, तो क्या आपको लगता है कि वे थोड़ी सी भी बेइज्जती को अनदेखा कर देंगे? रेन के शब्दों के समझ में आते ही समूह चुप हो गया और उन्हें एलिस्टर की स्थिति समझ में आने लगी। फिर एलिस्टर ने शांति से कहा, ठीक है, आगे बढ़ो टेरा। टेरा की ड्रैगन पुतलियां उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजी से उबल रही थीं। उसके आदेश का भार उसके दिमाग में बैठ गया। समझ गई, उसने जवाब दिया। उसने अपनी नज़र उस महिला पर घुमाई जिसके बालों को उसने पकड़ रखा था, जिससे वह डर से कांप उठी। तभी वूम, हवा की सीटी की आवाज़ ने हॉल को हिंसक रूप से भर दिया जब ड्रैगन दरवाजे से घुसा और घायल हत्यारे को अपने पीछे घसीटता हुआ ले गया। वह खून से लथपथ थी, उसका शरीर चोटों और कटों से भरा हुआ था, लेकिन किसी तरह वह होश में रही। जैसे ही ड्रैगन ने उसे जोर से जमीन पर फेंका, कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, दिल की धड़कन। सभी की नज़रें उसकी ओर चली गईं। दृश्य का सदमा सभी को शारीरिक आघात की तरह लगा। इससे पहले कि क्लॉस उससे पूछ पाता कि वह क्या कर रही थी, हेलज़ोर, जो किनारे से देख रहा था, थोड़ा झुका और पूछा, उसे क्या हो रहा है? वह आज बहुत खुश है। दोपहर के 3:34। रिपोर्टर, जो अभी भी कमरे में इकट्ठे थे, अविश्वास में एक दूसरे से फुसफुसाए। क्या उसने उसके साथ ऐसा किया? वह मुश्किल से जिंदा है, उसके साथ क्या हुआ? ऐसा लगता है कि उसे प्रताड़ित किया गया था। क्या वह होश में भी है? ये क्रूरता है। लेकिन फिर वे ड्रैगन हैं। शायद हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछताछ के लिए। मुझे नहीं पता कि वह कुछ कहने के लिए काफ़ी देर तक टिक पाएगी या नहीं। कौन जानता था कि व्हाइट कॉमेट गिल्ड इतना निर्दयी हो सकता है? एक धीमी सी फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग तो अपने डिवाइस पर दृश्य को कैद करने के लिए करीब आ गए, लेकिन वे अपनी आंखें उस भयावह दृश्य से हटा नहीं पाए। अचानक जब अल्जुरिन टूटी हुई खिड़की से नीचे उतरा तो जमीन कांप उठी। उसके विशाल पंख उसके शरीर से सटे हुए थे। कांच के टुकड़े हवा में चमक रहे थे जब वह एक शिकारी की सटीकता के साथ उतरा। ड्रैगन ने हॉल के चारों ओर देखा। उसकी आंखें आखिरकार आईवी पर टिक गईं, जो पास में खड़ी थी और पूरे दृश्य को देख रही थी। उसकी नज़रें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज़ ठंडी थी। तुम, उसने सीधे उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मानव उपचारक, यहाँ आओ। वह एक पल के लिए रुका, उसकी उंगली अभी भी उस पर लक्षित थी। और उसे ठीक करो, उसने आदेश दिया। क्लॉस ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। देखो, मैं समझ गया, तुम एक ड्रैगन हो, लेकिन तुम सिर्फ सदस्यों को आदेश नहीं दे सकते। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, आईवी ने ड्रेवन को एक ऐसी मुस्कान दी जो इतनी चमकदार थी कि तनावपूर्ण माहौल में ये लगभग बेमिल लग रही थी। उसने संकोच भी नहीं किया। वह घायल हत्यारे के पास गई, उसके पैर तेजी से उसकी ओर बढ़े। एक सम्मानजनक सिर हिलाते हुए उसने कहा, हाँ सर। क्लॉस ने पलकें झपकाईं, उसके शब्द बीच में ही रुक गए। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि अभी क्या हुआ था। आईवी के लिए इतनी जल्दी आदेशों का पालन करना ठीक नहीं था, खासकर उसके आमतौर पर शांत रहने वाले रवैये को देखते हुए इतने उत्साह के साथ। क्लॉस उससे पूछ पाता कि वह क्या कर रही है, इससे पहले कि हेलज़ोर, जो किनारे से देख रहा था, थोड़ा झुका और पूछा, उसे क्या हो रहा है? वह आज बहुत खुशमिजाज है। 265% का इंतजार है। क्लॉस ने आईवी की ओर संदेह भरी नज़र से देखा, जो अभी भी हत्यारे के पास घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ उपचार की रोशनी से चमक रहे थे क्योंकि वह महिला के घावों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जिस तरह से वह इतनी तत्परता से काम कर रही थी और उसके चेहरे पर एक वास्तविक, लगभग उत्सुक भाव था, वह उसके सामान्य स्वभाव से अलग था।
हाँ, कुछ गड़बड़ है, क्लॉस ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन वह निश्चित रूप से अजीब व्यवहार कर रही है। हेलजोर ने बस कंधे उचका दिए, उसकी नज़र अभी भी आईवी के काम पर टिकी हुई थी। शायद वह आज लोगों को ठीक करने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टेरा ने फुसफुसाहट को देखते हुए ड्रैवन की ओर देखने से पहले केवल एक भान उठाए। तुमने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। क्या होगा अगर वह हमें कुछ भी बताने से पहले मर जाती है? ड्रैवन ने कंधे उचका दिए, उसकी अभिव्यक्ति में कोई खेद नहीं था। उसने पकड़े जाने से बचने का प्रयास किया और उसे इस बारे में ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता थी कि ऐसा करने वालों के साथ क्या होता है। इसके अलावा मैंने अपने आदेश पूरे किए। मैं उसे जीवित वापस ले आया। अगर वह मर जाती है तो मर जाती है। अगर वह बात नहीं करने वाली थी तो कोई बड़ी हानि नहीं है। ये सब सुनकर आन्या पीछे खड़ी हो गई, एक मनोरंजक मुस्कान के साथ दृश्य को देखती रही। खुद से धीरे से बात करते हुए उसने बड़बड़ाया, मुझे ये जीव पसंद हैं। न केवल वे मजबूत हैं, बल्कि वे काम भी कर लेते हैं। कुशल और निर्दयी। क्लॉस ने उसकी बड़बड़ाहट सुनकर कहा, गिल्ड मास्टर, क्या आप इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहे हैं कि उसने हमारे गिल्ड के सदस्य को आदेश दिया था? आन्या ने ठहाका लगाया। मजबूत हमेशा वही पाते हैं जो वे चाहते हैं। क्लॉस, आप क्या उम्मीद कर रहे थे? वह न कहे और इसके क्रोध के बारे में पूछे। क्लॉस कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर उसने एक आह भरी और कहा, आपकी बात सही है मैडम। ड्रैवन और अल्ज़ूरिन पोडियम से पहले एलिस्टर के पास चले गए। उनके भारी कदमों की आवाज़ पूरे भव्य हॉल में गूंज रही थी। दोनों ने मिलकर उसके सामने घुटने टेक दिए। हमने आपके आदेश का पालन किया है मेरे स्वामी, ड्रैवन ने कहा। उसके बगल में खड़े अल्ज़ूरिन ने भी वफादारी के इसी तरह के प्रदर्शन में अपना सिर नीचे कर लिया, जैसा आदेश दिया गया था। एलिस्टर की नज़र कुछ देर तक उन पर टिकी रही, फिर उसने कहा, उठो। तुमने अच्छा किया। ड्रैवन और अल्ज़ूरिन अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनकी मुद्रा अभी भी अनुशासित और गरिमापूर्ण थी। एथेल एक तरफ खड़े होकर दृश्य को देख रहा था, खुद को सोचने से रोक नहीं पाया, वे वास्तव में उसके साथ एक राजा की तरह व्यवहार करते हैं। एलिस्टर ने जिस तरह से अपने ड्रैगन से ऐसी वफादारी की मांग की, उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अछूत, पूजनीय बनाता था। लगभग ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ एक समनकर्ता से अधिक था। आईवी ने अपना उपचार कार्य समाप्त किया और खड़ी हो गई, घायल हत्यारे को एक आखिरी नज़र से देखा और फिर चली गई। उसके कदम शांत थे, लगभग ऐसा जैसे कि पहले की तत्परता कभी मौजूद ही नहीं थी। एलिस्टर ने उसे जाते हुए देखा, अपना ध्यान वापस टेरा की ओर लगाया। टेरा, जहां से तुमने छोड़ा था वहां से जारी रखो, उसने शांति से कहा। टेरा ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति केंद्रित थी। समझ गई, उसने उत्तर दिया। फिर उसने अपनी नज़र मानव महिलाओं पर फिर से डाली, उसकी ड्रैगन आंखें चमक रही थीं। तनाव बढ़ने के साथ कमरे में सन्नाटा और गहरा होता गया। मैं अब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया शुरू करूंगी, टेरा ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में एक शांत लेकिन घातक वादा था। यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। तुम्हारे शरीर का हर इंच टुकड़ा टुकड़ा करके पत्थर में बदल जाएगा। ये जल्दी नहीं होगा, ये दयालु नहीं होगा। वह रुकी, अपने शब्दों के वजन को शांत होने दिया। हालांकि अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुम्हें मेरे स्वामी एलिस्टर की हत्या करने के लिए किसने भेजा है, तो मैं तुम्हें यातना से बचा लूंगी। मैं तुम्हें एक त्वरित, दर्दरहित मृत्यु दूंगी। दोनों महिलाओं ने हिचकिचाहट भरी नजरों का आदान प्रदान किया, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे अपनी चुप्पी में फंसी हुई थीं, ली परिवार के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थीं, वफादारी के कारण नहीं बल्कि इस डर से कि वे उनके छोटे भाई के साथ क्या करेंगे। टेरा की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज़ धीमी, ठंडी हो गई। तुम्हारा मौका आ गया है। बिना एक और शब्द कहे वह आगे बढ़ी, उसका मन हवा में चटक रहा था। प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार होते ही उसके हाथों में ऊर्जा की हल्की चमक थी। युतोली परिवार की संपत्ति के भव्य द्वार के सामने खड़ा था, उसकी उंगलियां ठंडी धातु से टकरा रही थीं। जैसे ही उसका हाथ संपर्क में आया, सतह पर दरारों की तरह प्रकाश की एक हल्की चमक चमक उठी, जो तब तक चमकती रही जब तक कि द्वार अचानक धमाका, शुद्ध सफेद ऊर्जा के कणों में विस्फोट हो गया, जो रात की हवा में विलीन हो गया। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया, उसकी आवाज़ शांत और गणनापूर्ण थी क्योंकि उसने ली परिवार के मुखिया लॉर्ड हानली को फ़ोन लगाया। फ़ोन की घंटी कुछ देर तक बजती रही, फिर एक धीमी, सम्मानजनक आवाज़ ने उत्तर दिया, सर युतो, मैं किस बात का ऋणी हूँ? चुप रहो, हान, मैंने तुम्हारा व्यर्थ नकली अभिवादन सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। युतो की नज़र ठंडी हो गई, बोलते बोलते उसकी रोशनी चली गई, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि तुम मूर्खों ने अधिपति का विरोध करने की गंभीर गलती की है। इसके बाद एक विराम आया, जो भ्रम से भरा था। अधिपति, लॉर्ड हान की आवाज़ अविश्वास से तीखी थी। तुम्हारा यह अधिपति कौन है? और अचानक से कठोर स्वर क्यों, सर युतो?
युतो की मुस्कान और भी गहरी हो गई जब उसने कहा, एलिस्टर, मानो ये दुनिया की सबसे स्पष्ट बात हो। तुमने उसे मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा था, है न? मुझे यकीन है कि तुमने सोचा होगा कि कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझे कम मानते हो, या शायद तुम मुझे मूर्ख समझते हो। मुझे यकीन है कि तुम सब कल सुबह उसकी मौत की आश्चर्यजनक खबर सुनने की उम्मीद में घर भागे थे। बहुत बुरा हुआ कि वह बच गया। उसने शब्दों को हवा में एक भार की तरह लटका दिया। लॉर्ड हान की आवाज़ अब बढ़ते संदेह से भर गई थी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? युतो ने ठहाका लगाया, एक धीमी आवाज़ जो अशुभ लग रही थी। क्या कहना चाह रहे हो? उसने जवाब देने से पहले सवाल को एक पल के लिए हवा में लटका रहने दिया। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि अब तुम ही हो जिनकी हत्या की जाएगी, या ये कहना उचित होगा, मिटा दिया गया। ये तुम्हारा आखिरी बार होगा जब तुम अधिपति के रास्ते में खड़े होगे। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है और आज रात मैं अपने कर्तव्यों को पूरी लगन से पूरा करूंगा। लाइन के दूसरे छोर पर एक पल का सन्नाटा था क्योंकि लॉर्ड हान ने युतो के डरावने शब्दों को आत्मसात कर लिया था। तुम्हें लगता है कि तुम ली परिवार को इतनी आसानी से नष्ट कर सकते हो? लॉर्ड हान की आवाज़ में अब थोड़ा गुस्सा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह बेचैन था। हमारे रक्षक हमारी सेनाएं। अपने सभी पारिवारिक रक्षकों, अपने सभी बटलरों को भेज दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युतो ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज़ शांत लेकिन तीव्र थी। आज रात ली परिवार और ली एस्टेट इस मेगासिटी से गायब हो जाएंगे। ये पहले से ही तय है। उन अंतिम शब्दों के साथ युतो ने फोन रख दिया। ली परिवार के पूर्वज की मूर्ति का निरीक्षण करते हुए उसकी अभिव्यक्ति शांत संतुष्टि की थी, फिर बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चों ने वाकई इसे बहुत आगे बढ़ा दिया, पुराने दोस्त। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ये कहने के लिए माफ़ कर दोगे, लेकिन मैं किसी भी चीज़ से पहले अपनी महिला की सबसे तीखी नुकीली चीज़ हूँ। इस तरह, अगर उसके बेटे को इंसानों के झुंड द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उसने अपनी रोशनीहीन आंखों को सिकुड़ते हुए कहा, मैं उन्हें मिटाने में संकोच नहीं करूंगा, भले ही वे तुम्हारे वंशज हों। फिर वह मूर्ति के पास से चला गया और सीधे ली परिवार की संपत्ति की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसने आखिरकार कहा, शायद जब वे दूसरी तरफ तुमसे मिलेंगे तो तुम उन्हें उनके कार्यों के वजन के बारे में बताओगे। इसके साथ ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके शरीर के चारों ओर उसका चांदी का मन चमक रहा था। उसके चारों ओर धरती फट रही थी, क्योंकि वह मेगा सिटी से ली परिवार को मिटाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। 266 विरासत मिटा दी गई। जैसे ही युतो ली परिवार के मुख्य मनों की ओर बढ़ा, छाया से गार्डों का एक दस्ता उभरा। उनके कदमों की आवाज़ रात में हमला करते समय गूंज रही थी। वे एक तंग गठन में आगे बढ़े। उनमें से कुछ ने उसे ऐसे आदेशों के साथ पुकारा जिनके पीछे कोई वास्तविक विश्वास नहीं था। युतो, उनमें से एक ने आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, हालांकि उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। ठीक वहीं रुक जाओ, तुम ली परिवार के परिसर में अतिक्रमण कर रहे हो। कांपते हुए हाथ वाले दूसरे गार्ड ने कहा, हम फिर से नहीं पूछेंगे। तुम्हें अब चले जाना चाहिए। उनके धमकी भरे शब्दों के बावजूद उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे अनुभवी सैनिक थे, फिर भी वे युतो का सामना करते समय अपने अंदर व्याप्त घबराहट को छिपा नहीं पाए। यह अच्छी तरह से पता था कि युतो इस ग्रह पर सबसे मजबूत लोगों में से एक था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कितना मजबूत था। लेकिन अगर वे अनुमान लगाते तो वे सोचते कि वह संघ अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर पर है, क्योंकि वे सभी पुराने दोस्त थे। लेकिन वे सच्चाई से बहुत दूर थे। युतो रुक गया। उसकी निगाह धीमी और जानबूझकर उन सभी को देख रही थी, जैसे कि वह उन्हें आंक रहा हो। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट दिखाई दी, जिससे गार्ड स्पष्ट रूप से कांप उठे, क्योंकि उन्होंने उनके भाग्य की कल्पना की थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा में तनाव बढ़ रहा था, इतना घना हो गया कि यह लगभग मूर्त हो गया। आखिरकार उसने एक हल्की हंसी के साथ शांति तोड़ी। आजकल के युवा, युतो ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में तिरस्कार भरा हुआ था। लगता है तुम सभी में कोई शिष्टाचार नहीं है। उसकी आंखें खतरनाक तीव्रता के साथ चमक उठीं। उसकी आंखों की गहराई में एक क्लिक जैसा चिन्ह दिखाई दिया, हर दूसरे ड्रैगन की तरह। जो उसकी शिखा थी, जो उसकी रक्त रेखा की क्षमता के जवाब में उसके बढ़ते मान का संकेत था। उसके चारों ओर की हवा भारी होती गई, क्योंकि उसका चांदी का मान हिंसक रूप से चटकता रहा। इसका आकार बढ़ता रहा, एक जीवित भूत की तरह उसकी आकृति को रोशन करता रहा। इतनी तेज गति से युतो अचानक नजरों से ओझल हो गया। उसका शरीर एक पल में धुंधला हो गया। इससे पहले कि सिपाही कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, युतो का हाथ प्रकट हुआ और आगे बढ़कर उसे खोपड़ी से पकड़ लिया। जब युतो की उंगलियां उसके सिर के चारों ओर आश्चर्यजनक ताकत से कस गईं, तो गार्ड की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। दबाव अकल्पनीय था, लेकिन ये केवल शारीरिक बल नहीं था, ये युतो के मन का कुचलने वाला वजन था, जो उसके प्राणों का दम घोंट रहा था। और फिर अचानक धमाका। अचानक प्रकाश के फटने के साथ गार्ड का शरीर बिखर गया। शुद्ध सफेद ऊर्जा के कणों में टूट गया, जो रात की हवा में बह गए, सितारों की धूल की तरह गायब हो गए। अन्य गार्ड स्तब्ध रह गए। उनके सीने में दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वे उस जगह को देख रहे थे जहां उनका साथी था।
कुछ ने एक कदम पीछे हट लिया, डर और सदमा उनके अंदर जंगल की आग की तरह फैल गया। यूतो ने धीरे से अपना हाथ पहुंचा, जैसे कि उस आदमी के अस्तित्व के अवशेषों को झाड़ रहा हो, और शेष गार्डों का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी चांदी की आंखें अभी भी ठंडी चांदी की चमक से जल रही थीं, उन पर टिकी हुई थीं। मास्टर यूतो, उसने कहा, उसकी आवाज़ अब घातक शांत थी, आप मुझे यही कहेंगे? पहरेदारों ने अनिश्चित निगाहों का आदान प्रदान किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, उनके जबड़े खुले रह गए। ली परिवार की संपत्ति अराजकता में डूब गई थी। लॉर्ड हानली, उनके बेटे जियान की पत्नी और उनके पोते ने हॉल के माध्यम से उन्मत्त होकर भागते हुए अपने सबसे कीमती सामान को इकट्ठा किया, उनके पास बचे एकमात्र विकल्प की तैयारी की, भागना। जियान के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने कागजात और पारिवारिक विरासत को चमड़े के थैले में ठूंस दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके चेहरे पर निराशा और डर की झलक थी। वह लियांग की ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ गुस्से में बढ़ गई। हम यहाँ कैसे पहुँचे, लियांग? जियान ने गुस्से से कहा, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुमने मुझसे वादा किया था कि हत्यारा सब कुछ संभाल लेगा, और ये देखो, न केवल वह विफल हो गई है, बल्कि अब यूं तो हमारे पीछे पड़ा है। वह हमें खत्म कर देगा। तुमने हम सभी को बर्बाद कर दिया है। लियांग, जो जल्दी जल्दी सामान को डफल बैग में डाल रहा था, ने उपहास किया और अपने पिता की ओर मुड़ा, उसकी अभिव्यक्ति निराशा से भरी हुई थी। यह मेरी गलती कैसे है? मुझे उसे काम पर रखने के लिए आपने और दादाजी ने हरी झंडी दी थी। आप चाहते थे कि वह सब कुछ संभाले, न कि मैं। इस गड़बड़ी के लिए मुझे दोष न दें। शांत हो जाओ, तुम दोनों। जियान की पत्नी मेई ने बीच में कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह कमरे के बीच में खड़ी थी, हाथों को क्रॉस करके, बढ़ती घबराहट पर कुछ नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में, हालांकि डर भरा था, वही ताकत थी जो हमेशा परिवार को एक साथ रखती थी। हमें ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। हमारे पास गुप्त मार्ग तैयार है और हम अभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। चलो आपस में लड़ने में समय बर्बाद न करें। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बूम, पूरी हवेली एक बड़े विस्फोट की ताकत से हिल गई। खिड़कियां हिल गईं। बाहर से फिर से एक और जोरदार धमाके की आवाज़ आई, उसके बाद मलबे के गिरने और कांच के टूटने की बहरा करने वाली आवाज़ आई। मेई की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने सहज रूप से जियान की ओर हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी क्योंकि वह उससे लिपटी हुई थी। जियान, हमें जाना होगा अब। जियान के हाथ उसके चारों ओर कस गए, उसका चेहरा पीला फिर भी शांत था, क्योंकि उनकी स्थिति की वास्तविकता ने उसे विस्फोट से भी अधिक कठोर रूप से मारा। परिवार लंबे समय से अजेयता के भ्रम के साथ जी रहा था, धन, शक्ति और प्रभाव ने हमेशा उन्हें ढाल दिया था। लेकिन अब वही स्तंभ ढह रहे थे और वे इसके खिलाफ असहाय थे। लियांग दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी निगाह दूर थी, मानो विस्फोट पर ही विचार कर रहा हो। मैंने हमेशा सोचा था कि सुपर रीजनरेशन गिल्ड मास्टर यूतो की प्रतिभा थी। वह आगे बड़बड़ाया और एक गहरी हंसी निकाली। लगता है कि ऐसा नहीं है। वह इससे कहीं बढ़कर है। एक और विस्फोट ने हवा को हिला दिया। यह विस्फोट करीब था, कंपन ने एस्टेट की नींव को हिला दिया। अब यह सवाल नहीं था कि वे बच सकते हैं या नहीं, बल्कि यह था कि क्या वे समय पर बच सकते हैं। पूरा महल उनके चारों ओर टूटता हुआ लग रहा था और प्रत्येक नए विस्फोट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था तेजी से। चलो चलें, जियान ने अपनी तंद्रा से बाहर आते हुए चिल्लाया। उसने अपनी पत्नी की बांह पकड़ी और उसे गलियारे की ओर खींचा जो एस्टेट के नीचे गुप्त मार्ग की ओर जाता था, लॉर्ड हान के पीछे पीछे। उसका दिमाग घूम रहा था, उसके निर्णयों का भार, उनकी विफलताएं उस पर हावी हो रही थीं। जैसे ही वे संकरे रास्ते से नीचे उतरे, एक आखिरी बहरा करने वाला विस्फोट हुआ, जिसने उनके पैरों के नीचे की जमीन को हिला दिया। वे दूर से आ रही तबाही की आवाज़ सुन सकते थे। हटो, लॉर्ड हान ने आग्रह किया। उनकी आवाज़ घबराहट से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। रास्ता, जो एक छिपे हुए भागने के रास्ते की तरह लग रहा था, अब उनके बचने की एकमात्र उम्मीद की तरह लग रहा था। लेकिन उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ, ली परिवार की एक बार की गौरवशाली विरासत उनकी उंगलियों से फिसल रही थी, और इसके लिए खुद को ही दोषी ठहराने वाला कोई नहीं बचा था। बाहर विनाश की आवाज़ रात भर गूंजती रही, और ली परिवार केवल यही उम्मीद कर सकता था कि वे अपनी संपत्ति और उनकी विरासत को पूरी तरह से मिटाए जाने से पहले बच निकलेंगे। छोटा, मंद रोशनी वाला रास्ता उन्हें संपत्ति के अंदर ले गया। हवा में नमी थी क्योंकि लॉर्ड हान अपने परिवार को संकरे गलियारे से नीचे ले जा रहे थे। गलियारे के अंत में जंग लगा हुआ धातु का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जिससे एक छोटा, तंग वाहन दिखाई दे रहा था, एक पुराना लेकिन काम करने वाला होवर कार। लॉर्ड हान ने अंदर कदम रखा, स्थिति के बावजूद उनके हाथ स्थिर थे। जियान, जो अभी भी अपने आसपास हो रही घटनाओं से तनावग्रस्त और हिल रहा था, उसने अपने पिता की ओर देखा और पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है, पिताजी?
लॉर्ड हान ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, उसकी निगाह आगे की ओर केंद्रित थी। ये मेगा सिटी के बाहर जाता है, उसने कर्कश स्वर में उत्तर दिया और वाहन स्टार्ट किया। होवर कार में गर्जना हुई और उसने नियंत्रण समायोजित किया। एक बार जब हम शहर की सीमा से बाहर निकल जाएंगे तो आपको योजना का अगला भाग मिलेगा। कार के चारों ओर जांच करें, डिब्बों में कुछ मुखौटे छिपे होने चाहिए। हमें बंजर भूमि की हवा को फिल्टर करने से बचने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। जियान ने सिर हिलाया, हालांकि उसका दिमाग अभी भी दौड़ रहा था। उसने कार के चारों ओर नजर डाली, उसकी उंगलियों ने किनारे पर एक छिपा हुआ डिब्बा ढूंढ लिया। अंदर उसे कई काले मुखौटे मिले। जैसे ही होवरकार धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, जियान ने एक सांस छोड़ी, जिसका उसे एहसास नहीं था कि वह उसे रोके हुए है। कुछ पल के लिए उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही वे गति पकड़ने लगे, लियांग, जो चुप था, ने एक कड़वी टिप्पणी के साथ तनाव को तोड़ा। खैर, इसका व्यावहारिक रूप से मतलब है कि मैं रीपर्स के उपशाखा प्रमुख के रूप में अपने पद को अलविदा कह सकता हूं, लियांग ने निराशा से भरी आवाज में कहा। जिस क्षण हम शहर छोड़ते हैं, हमारे सारे संबंध, हमारी सारी शक्ति सब खत्म हो जाती है। बस यही है, अब हम कुछ भी नहीं हैं। ये सब कुछ घटिया अभिमान और किसी बच्चे के साथ खुद को शामिल करने के कारण है, क्योंकि छोटा काई कुछ बदला लेना चाहता था। जियान ने अपने बेटे को एक तीखी नज़र से देखा, अपने सीने में बढ़ते डर को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसके विचारों को एक और अधिक दबाव वाली चिंता ने बाधित कर दिया। वह अपने पिता की ओर मुड़ा। पिताजी, एक बार जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हम कैसे बचेंगे? अगर युतो हमारे पीछे पड़ गया और परिवार का कोई प्रभाव नहीं बचा, तो हम राक्षसों या इससे भी बदतर स्थिति से घिर सकते हैं। हमारे पास खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त ताकत भी नहीं है। लॉर्ड हान ने अपनी आंखें आगे की सड़क पर टिकाए रखीं। मैंने पहले ही अपने भाई से संपर्क कर लिया है, उसने जवाब दिया। वह मैच सिटी 3 में है। मैंने उसे हमें पहले से तय स्थान पर लेने का निर्देश दिया है। एक बार जब हम उससे मिलेंगे तो हम फिर से संगठित हो सकेंगे और हमारे पास छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह होगी। जियान पूरी तरह से आश्वस्त नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पिता का आत्मविश्वास संकट के इस क्षण में भी उसके संदेह को दूर रखने के लिए पर्याप्त था। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, काश यह इतना आसान होता। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे खड़ी एक आकृति को दिखाती हैं। लॉर्ड हान स्तब्ध रह गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उनकी नज़र उस आकृति पर पड़ी। उन्होंने ब्रेक लगाए, गाड़ी रुक गई। असंभव, उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से बड़बड़ाया। जियान अपने पिता की ओर मुड़ा, उसके सीने में घबराहट बढ़ रही थी। क्या है पिताजी, क्या हो रहा है? लॉर्ड हान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आगे की आकृति पर टिकी रहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी। वह कभी भी डर दिखाने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब इस क्षण में उसकी निश्चितता डगमगाने लगी। आगे की आकृति स्पष्ट थी। युतो शांति से वाहन की ओर चला, उसकी चांदी जैसी आंखें चमक रही थीं। उसने एक हाथ बगल में रखा। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम ड्रैगन से आगे निकल सकते हो, यंग हान? उसकी आवाज़ ठंडी थी, लगभग मनोरंजक। लॉर्ड हान का गला रूंध गया, वह बोल नहीं सका। युतो मुस्कुराया, तुमने मुझे कम आंका है। बूम, सृजन कठिन है, मुझे खुश करो, मेरे लिए वोट करो। ज़ुरब्लुरिस, निर्माता का विचार। 267 जिम्मेदार व्यक्ति। युतोली परिवार की संपत्ति के किनारे पर खड़ा था, उसकी चांदी जैसी आंखें चमक रही थीं जब वह दूर दूर तक फैले मैदानों को देख रहा था। अपनी ऊंची दीवारों और सुंदर बगीचों वाला यह मनो अब नहीं रहा। जो कभी शक्ति और धन का प्रतीक था, वह प्रकाश के बहते कणों के अलावा कुछ नहीं रह गया था, जो रात की हवा में फंसे सितारों की धूल की तरह ऊपर की ओर तैर रहे थे। संपत्ति का हर टुकड़ा, हर ईंट, हर आभूषण, ली परिवार की विरासत का हर निशान आकाश में बिखर गया, उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो मनो का सार ही नष्ट हो गया हो, जो एक कोमल चमकते हुए कण में विलीन हो गया हो, जो रात के आकाश के विशाल विस्तार में लक्ष्यहीन और मुक्त होकर बह रहा था। वह पूरी तरह से स्थिर रहा, उसके शरीर की एक भी मांसपेशी नहीं हिल रही थी, जबकि हवाएं संपत्ति के अवशेषों के बीच से फुसफुसा रही थीं। अपने होठों के कोने पर अचानक मुस्कुराहट के साथ उसने किसी से विशेष रूप से बात नहीं की। अच्छा, अब जब ये बात खत्म हो गई है। उसकी आवाज़ सहज थी, लगभग मनोरंजक, मानो एक पूरे परिवार की विरासत को नष्ट करना किसी सूची में से चेक किया गया एक छोटा सा काम था। मुझे दूसरों से मिलने के लिए वापस जाना चाहिए। अपनी एड़ी घुमाते हुए वह अब खाली पड़े जमीन के टुकड़े से दूर जाने लगा, जहां एक विशाल एस्टेट खड़ा था। उसके कदम सड़क पर धीरे धीरे गूंज रहे थे। रात की हवा उसकी त्वचा पर ठंडी थी, जैसे कि फुटपाथ पर टहलते हुए उसकी गुनगुनाहट की हल्की आवाज़ सन्नाटे को भर रही थी। यूनियन ग्रैंड हॉल में वापस। एलिस्टर कुछ कदम दूर खड़ा था, उसकी नज़र टेरा पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। टेरा, एलिस्टर ने धीरे से कहा, अगर तुम इस तरह से उनके पास जाओगे तो चीज़ें काम नहीं करेंगी।
टेरा ने पलक झपकाए और उसका सामना करने के लिए मुड़ी। मेरे प्रभु, आपका क्या मतलब है? एलिस्टर ने आह भरी और आगे बढ़ा। वह पोडियम से नीचे गिर गया। वह इस मामले को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। यह आसान है। जब आप उन्हें कोई विकल्प नहीं देते हैं तो आप उनसे कोई जवाब पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आशा ही यहाँ कुंजी है, टेरा। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको उन्हें कुछ उम्मीद देनी होगी। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, एलिस्टर हत्यारों के समूह के पास पहुंच गया। उसकी तीखी आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। उसकी उपस्थिति का भार दम घोंट रहा था। एक ही झटके में वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हम इसे अपने तरीके से करेंगे। हथियारों की ओर मुड़ते हुए उसने अपनी नज़रें सिकोड़ लीं। मुझे बताओ कि मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हें किसने नियुक्त किया है? यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा अंत यहीं होगा। हत्यारों ने एलिस्टर के शब्दों पर अपनी नज़रें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। तुम हमें कुछ उम्मीद देना चाहते हो? फिर अगर हम ईमानदारी से जवाब दें तो हमें क्या मिलेगा? एलिस्टर की आंखें खतरनाक तीव्रता से चमक रही थीं। जब वह बोल रहा था, उसकी आवाज़ अब और ठंडी हो गई थी। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आखिरकार तुम्हारा मुझसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हत्यारा थोड़ा हिल गया। उसकी निगाहों के नीचे असहज महसूस करते हुए उसने फिर पूछा, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? तब तुम क्या करोगे? एलिस्टर की सुनहरी माँ उसके शरीर के चारों ओर थोड़ी ऊपर उठने लगी, जिससे कई लोग उसे और अधिक उत्सुकता से देखने लगे। जब उसने कहा, ठीक है अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध है जिसने तुम दोनों को इस स्थिति में डाला है। तो मैं तुम्हारा भाग्य अपने ड्रैगन के हाथों में छोड़ दूंगा। उसके शब्द उतने ही वादे थे जितने की चेतावनी। एलिस्टर फिर थोड़ा पीछे झुका और फिर उसने कहा, तो क्या हमारा कोई सौदा है? काले बालों वाली महिला बोलने से पहले झिझकी। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। हमारा मुवक्किल एक बहुत शक्तिशाली परिवार से है। अगर हम उनका नाम बताते हैं तो हमारे प्रियजन खतरे में पड़ सकते हैं। नोव एल बी JNN। एलिस्टर के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। खतरे में? मुझे मत बताओ कि तुम यूनियन को कमानते हो। फिर उसकी नज़र शाखा निदेशक एथेल पर गई, जो पास में खड़ा था और बातचीत को ध्यान से देख रहा था। निदेशक एथेल, एलिस्टर ने शुरू किया। उसका स्वर अडिग था। क्या ये वास्तव में संभव है कि जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है वह मुक्त हो सकता है और फिर से नुकसान पहुंचा सकता है? निदेशक एथेल ने तुरंत उत्तर दिया। उसकी आवाज़ निश्चितता से भरी हुई थी। निश्चित रूप से नहीं। संघ इतना कमजोर नहीं है। जो कोई भी इसके पीछे है, चाहे उनका परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। न केवल उन्होंने एक जीवन लेने का प्रयास करके शहर के भीतर संघ के कानूनों को तोड़ा, बल्कि उन्होंने यूनियन ग्रैंड हॉल का भी उल्लंघन किया। संघ के मुख्य निकाय के प्रति दिखाया गया अनादर अक्षम्य है, खासकर ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान। एथेल की नज़र महिलाओं पर गई। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। लेकिन तुम दोनों को भी इस तरह के मिशन को स्वीकार करने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। कोई बच नहीं पाएगा। एलिस्टर हत्यारों की ओर मुड़ा। उसका व्यवहार ठंडा और अडिग था। तुमने सही सुना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों अपनी कोठरी में सुरक्षित रहोगे। यूनियन इतनी कमज़ोर नहीं है कि अपराधियों को आज़ाद घूमने दे। उसने एक बार फिर अपनी आंखें सिकुड़ी। उसकी आवाज़ में तीव्रता बढ़ती गई। या शायद तुम अभी भी अपने होंठ बंद रखना चाहती हो? एलिस्टर और यूनियन की भव्य उपस्थिति के सामने घुटने टेकते हुए दोनों महिलाओं ने असहज नज़रों का आदान प्रदान किया। उनकी आंखों में डर और हार मानने का मिश्रण था। अब उन्हें ये स्पष्ट हो गया था, इस स्थिति से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी किस्मत तय हो चुकी थी और अब बस ये बात थी कि आगे क्या होगा। दोपहर के 3:36 काले बालों वाली महिला, जिसने पहले बात की थी, आखिरकार बोलने से पहले असहज रूप से हिल गई। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन वह इतनी देर तक खुद को संभाले रही कि पूछ सके, अगर हम आपको जानकारी दे दें तो क्या आप हमारे परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं? यूनियन डायरेक्टर ने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूनियन ये सुनिश्चित करेगी कि आपके परिवारों को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन सिर्फ तभी जब आप सच बोलें और पूरा सहयोग करें। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को फिर से देखा। फैसले का बोझ भारी लगने लगा। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई और वे अनिच्छा से सहमत हो गईं। कोई और विकल्प न होने पर काले बालों वाली महिला ने फिर से धीरे से बात की। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। हमें ली परिवार के लियांग ली ने काम पर रखा था। उसने कबूल किया। उसके शब्द ऐसे निकले जैसे उन्हें बोलने का काम ही राहत देने वाला हो। दूसरी महिला, जो अब तक चुप थी, ने अनिच्छा से सिर हिलाया। वास्तव में हमें लियांग ली ने काम पर रखा था, उसने अपने नियोक्ता की पहचान की पुष्टि करते हुए कहा। जैसे ही ली परिवार की संलिप्तता का खुलासा हवा में गूंजा, कमरे में, जो एक पल के लिए शांत हो गया था, फुसफुसाहट शुरू हो गई।
रिपोर्टर, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उनके दिमाग में दौड़ लग गई। फुसफुसाहट का आदान प्रदान हुआ जो जंगल की आग की तरह फैल गया। क्या उसने अभी कहा? ली परिवार, यानी लियांग ली। लेकिन वे शहर के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक हैं, वे इस तरह की किसी चीज के पीछे कैसे हो सकते हैं? अविश्वसनीय, एक अन्य रिपोर्टर ने अपना सिर हिलाते हुए फुसफुसाया। इससे सब कुछ बदल जाता है। ली परिवार इतने लंबे समय से अछूत रहा है। किसने सोचा होगा कि वे इतनी गंदी चीज में शामिल होंगे? एक कोने से तीसरी आवाज आई। क्या आपको लगता है कि रीपर्स के गिल्ड मास्टर चेन को इस बारे में पता था? अगर वाइस ब्रांच मास्टर लियांग ली शामिल है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पूरे गिल्ड का इसमें हाथ हो। रीपर्स बहुत सारे संदिग्ध काम करते हैं। हाँ, चेन मूर्ख नहीं है। अगर लियांग इसके पीछे है, मुझे संदेह है कि वह अंधेरे में था। पूरी बात कुछ ऐसी लग रही है जैसे कि उन सभी ने मिलकर योजना बनाई हो। और अगर चेन को पता होता, उद्धरण चिन्ह ... इससे पूरे शहर की नींव हिल सकती है। रीपर्स की विश्वसनीयता रातों रात खत्म हो जाएगी। बड़बड़ाहट जारी रही, हर आवाज कमरे में बढ़ते तनाव को और बढ़ा रही थी। एथेल के जवाब देने से पहले एक लंबा विराम था। ली परिवार, उसने धीरे से कहा, मानो उनके शब्दों के निहितार्थ के बारे में सोच रहा हो। एथेल की तीखी नज़र घुटने टेकने वाले हत्यारों से कभी नहीं हटी क्योंकि उनके कबूलनामे से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। संघ बलों को जुटाओ, एथेल ने आखिरकार आदेश दिया। इन दोनों को पकड़ो और सुनिश्चित करो कि उन्हें ठीक से हिरासत में लिया गया है। हम और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई यूनियन अधिकारी जो पास में खड़े थे तुरंत हरकत में आ गए और अपने और हत्यारों के बीच की दूरी कम कर दी। उन्होंने महिलाओं को तेजी से रोका और उन्हें ले जाते समय कोई अनावश्यक नुकसान न पहुंचाने का ध्यान रखा। चेन एथेल ने बेफिक्र होकर कहा, रीपर्स की जांच अगले सप्ताह बाद में की जाएगी। और ली परिवार के लिए, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा, उसने धीमी आवाज में और दृढ़ निश्चय से कहा। यह एक साधारण हत्या के प्रयास से कहीं बढ़कर है। ये यूनियन के चेहरे पर तमाचा है। अधिकारियों ने सिर हिलाया, कुछ ने अनिश्चित नजरों का आदान प्रदान किया। ली परिवार न केवल शहर के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था, बल्कि मेगासिटी की राजनीति और सत्ता संरचनाओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ था। हम बाकी का ख्याल रखेंगे, निदेशक, वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ने आगे बढ़ते हुए सम्मानपूर्वक कहा। और इसके साथ ही रात समाप्त हो गई। अध्याय 268, गिल्ड हॉल में मिलें। उस रात जब यूनियन को ये जानकारी मिली कि हत्या के पीछे ली परिवार का एक एम्बर था, यूनियन शाखा निदेशक खुद और बोर्ड के कुछ सदस्य उसे गिरफ्तार करने के लिए ली परिवार की संपत्ति की ओर बढ़े। लेकिन वे ये देखकर चौंक गए कि ली परिवार की पूरी संपत्ति उनकी जमीन से गायब हो गई थी, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। इससे न केवल ये सवाल उठा कि यह कैसे हुआ, बल्कि यह भी कि कौन क्या जिम्मेदार था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि कौन क्या हो सकता है। लेकिन पूरे मेगासिटी की तलाशी से जो कुछ भी वे समझ पाए, उससे ऐसा लगा कि ली परिवार अपनी संपत्ति के साथ मिट गया। वे और उनकी विरासत गायब हो गई, जैसे कि वे कभी यहाँ थे ही नहीं। एलिस्टर और उनके जनरल उन्हें इस दुनिया से गुप्त रूप से निकालने का इरादा रखते थे जब उन्हें पता चला कि वे जिम्मेदार थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने या किसी चीज ने उन्हें पहले ही यह काम सौंप दिया था। ... एलिस्टर व्हाइट कॉमेट कैफे में बैठा था, उसके बगल में खाली प्लेटों का ढेर लगा हुआ था। उसका कांटा एक डिश से दूसरी डिश पर जा रहा था, लगभग एक कलाकार के ब्रश की तरह जो कैनवास पर चल रहा था। उसके आसपास बाकी लोग बैठे थे, एक्सल, ब्लिट्ज, लीला और बीट्राइस। उनमें से हर कोई थोड़ा हैरान था क्योंकि एलिस्टर लगातार एक के बाद एक प्लेट खा रहा था। एक तरफ मार्गरेट ने उसकी बांह को कसकर पकड़ रखा था। उसकी पकड़ कोमल लेकिन दृढ़ थी, जबकि वह अपने खाली हाथ से खाना खा रहा था। उसकी हल्की फुल्की हंसी धीरे धीरे गूंज रही थी, जिससे समूह में उत्सुकता भरी निगाहें उठ रही थीं। एक्सल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उलझन में अपना सिर रगड़ते हुए। यार, तुम्हें वाकई आराम से खाना सीखना चाहिए, उसने बुदबुदाया। तुम हर सुबह इतना कैसे खा लेते हो और फिर भी फिट रहते हो? ऐसा लगता है कि तुम अलग तरह से बने हो। ब्लिट्स ने अपनी कोहनी पर आगे झुकते हुए हंसी उड़ाई। ईमानदारी से एक्सल, मैं भी उतनी ही उत्सुक हूँ। ऐसा लगता है कि उसका पेट ड्रैगन के आकार का है, लेकिन उसके पास पेट भी नहीं है। इसका रहस्य क्या है, एलिस्टर? एलिस्टर ने बिना रुके लापरवाही से कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, लगता है मैं सिर्फ किस्मत वाला हूँ। उसने अपना मुंह रुमाल से पोंछा और दूसरों की तरफ देखा। इसके अलावा मैं इसे काम करके ही खत्म कर देता हूँ। जब आप इसे दूसरी गतिविधियों से जला देते हैं तो खाने के बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। बीट्राइस, जो हमेशा अपने मन की बात कहने वाली होती है, ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। भाग्यशाली, तुम इसे इतना सरल बना देते हो, लेकिन तुमने जो खाया है उसके बाद ज्यादातर लोग अपनी सीटों पर लोटपोट हो जाएंगे। लीला, जो हमेशा शर्मीली होती है, ने अपनी प्लेट और फिर एलिस्टर की तरफ देखा। मुझे लगता है कि शायद यह उसका मेटाबॉलिज्म है, उसने धीरे से, लगभग खुद से कहा। या शायद
शायद यह उसका मजबूत बने रहने का तरीका है। एक्सल ने भौहें उठाईं। मेटाबॉलिज्म, हाँ जरूर, लेकिन ये सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि वह पूरी सेना के लिए खा रहा है। ब्लिट्स हंसा और एलिस्टर के कंधे पर हाथ रखा। शायद उसके पास कोई गुप्त प्रशिक्षण व्यवस्था है जिसके बारे में हम नहीं जानते। किसी भी तरह मुझे जलन हो रही है। मैं अपनी दूसरी प्लेट भी खत्म नहीं कर सकता, ऐसा महसूस करता हूं कि मैं फटने वाला हूं। एलिस्टर ने हंसते हुए अपना कांटा नीचे रखते हुए आखिरी खाना खत्म कर दिया। ये सब संतुलन के बारे में है। सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि जीवन में सब कुछ। और इसके अलावा प्रशिक्षण आपको केवल तभी आगे ले जा सकता है जब आप खुद को सही तरीके से ईंधन न दें। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, आखिरकार संतुष्ट हो गया। संतुलन, एक्सल ने नाक से कोड़ी। आप इसे संतुलन कहते हैं? आप बस एक जानवर की तरह खा रहे हैं। ब्लिट्स मुस्कुराया। और एक जानवर की तरह दिख भी रहा है। एलिस्टर मुस्कुराया। ठीक है, शक्तिशाली राक्षसों को बुलाने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं बहुत सारा खाना खाता हूं। लीला घबरा कर हंस पड़ी, उसकी उंगलियां नैपकिन के किनारे को घुमा रही थीं। मुझे लगता है, लेकिन मैं कोशिश करने पर भी इतना नहीं खा सकती। ब्लिट्स अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, उसकी नज़र सिंडर पर गई, जो उसके बगल में प्लेटें रखकर खा रहा था। ब्लिट्स के होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी जब उसने सिंडर की दिशा में अपना अंगूठा दिखाया। कृपया, आप लोगों को चैंपियन को एक मौका देना चाहिए। सिंडर की प्लेटें भी उतनी ही ऊंची रखनी चाहिए जितनी की वह है। क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे एक्सल? सिंडर ने अपने खाने से नज़रें हटाईं, उसकी तीखी नज़र एक पल के लिए ब्लिट्स से मिली, फिर उसने अपना ध्यान वापस अपने खाने पर लगाया। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना भोग जारी रखा जैसे कि बातचीत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक्सल लापरवाही से दीवार के सहारे झुक गया, एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी बाहें पार की, उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए खिड़की के बाहर दूर क्षितिज पर चली गई। खैर, मैं आज सुबह किसी भी ड्रैगन के क्रोध को भड़काने की योजना नहीं बना रहा हूं, इसलिए मैं अभी ठीक हूं। लेकिन मुझे कुछ और पूछना है। एक्सल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, एक आह भरी, फिर एक निश्चित व्यक्ति की ओर देखा जिससे उसने पूछने का फैसला किया। ठीक है, मुझे पागलों जैसी भूख लग रही है, लेकिन उसके साथ क्या मामला है? उसने मार्क गैरेट की ओर इशारा किया, जो एलिस्टर के करीब छाया की तरह बैठी थी। एक खोए हुए बच्चे की तरह तुमसे चिपकी हुई है। क्या चल रहा है? मार्क गैरेट ने एक्सल को एक प्यारी लेकिन बेचैन करने वाली मुस्कान दी, उसकी लाल आंखें शरारत से चमक रही थीं। मेरे भगवान को हाल ही में उनके जीवन पर हुए हमले के बाद अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है, उसने एलिस्टर के कंधे पर अपना सिर हल्के से टिकाते हुए कहा। पास रहना मेरा कर्तव्य है। कौन जानता है कि यहाँ भी क्या खतरे छिपे हैं? ब्लिट्स ने अपनी आंखें घुमाईं, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, क्योंकि गिल्ड सदस्यों से भरा एक कैफे बहुत खतरनाक होता है, उसने व्यंग्य के साथ कहा। मार्क गैरेट फिर से हंसी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एलिस्टर पर उसकी पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई, जैसे कि वह अपना दावा पेश कर रही हो। मेज के उस पार लीला असहज रूप से हिल गई, उसकी नज़र मार्क गैरेट और एलिस्टर के बीच घूम रही थी। महिला के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था, शायद यह उसकी आवाज़ में भयानक शांति थी या जिस तरह से वह बहुत जुड़ी हुई लग रही थी। एलिस्टर, लीला ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में बेचैनी थी, क्या तुम्हें वाकई हर समय उन दोनों की इतनी नज़दीकी की ज़रूरत है? ऐसा लगता है। ज़्यादा, बीट्राइस ने बेबाकी से कहा, मार्क गैरेट की एक तिरछी नज़र पाने के लिए। एलिस्टर ने आह भरी, उसका कांटा हवा में रुक गया। मार्क गैरेट, उद्धरण चिन्ह ... शायद तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो। इसके अलावा ये ड्रैगन था जिसने आखिरी हमला रोका था और वह यहाँ भी नहीं है। मार्क गैरेट थोड़ा सीधा हुआ, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। लेकिन मेरे प्रभु, उसने धीरे से लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ कहा। चीजें इस तरह से होने का एकमात्र कारण ये था कि वह खिड़की के जितना करीब था। मैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूं और कहीं बेहतर कर सकती हूं। उसने जानबूझकर अपना हाथ अपनी छाती के ऊपर रखते हुए कहा। मुझे आपकी उचित सुरक्षा के लिए पास रहना होगा। अगर मैं आपके साथ नहीं हूं, तो मैं आपकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती हूं? उसकी नज़रें नर्म हो गईं और उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। फिर एलिस्टर ने कहा, लेकिन यहाँ आपकी मौजूदगी ही मुझे मेरे मन से निकाल रही है। फिर मार्गरेट मुस्कुराई, लेकिन मुझे अकेले ही इसे खत्म करने में कम से कम सदियां लग जाएंगी। नहीं, एक्सल ने नाक से कुढ़ी, लेकिन फिर जैसे ही वह सीधा हुआ, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। ठीक है, जब तक तुम दोनों बॉडीगार्ड ड्रामा सुलझाते हो, मेरे पास खबर है। एलिस्टर, गिल्ड मास्टर यूतो ने कहा कि इसके बाद गिल्ड हॉल में मिलना। एलिस्टर ने ऊपर देखा, उसकी भौं जिज्ञासा में थोड़ी सिकुड़ गई। क्या ये किसी तरह की घोषणा के लिए है? एक्सल और ब्लिट्स ने अपनी सीटों से उठने से पहले एक दूसरे को देखा। निश्चित नहीं हो सकता, एक्सल।
ने उत्तर दिया, दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाने से पहले अपनी बाहें फैलाईं। लेकिन बेहतर होगा कि तुम अभी आओ और खुद ही पता लगाओ, है ना? ब्लिट्स मुस्कुराई, पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। तुम्हें पता है, एलिस्टर, ये हमेशा अधिक मजेदार होता है जब तुम्हें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। लीला और बीट्राइस भी मेज पर अपनी सीटों से उठ खड़ी हुईं। लीला ने फिर कहा, हमें भी चलना है, उसने बीट्राइस की ओर देखते हुए कहा, जिसने एक गर्मजोशी, उत्साहवर्धक मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, बीट्राइस ने कहा, फिर उसने एलिस्टर को आंख मारी, हम आप सभी को बाद में गिल्ड हॉल में देखेंगे। एलिस्टर अभी भी यह सोच रहा था कि वे सभी क्यों जाने का फैसला करते हैं। उसने उनकी ओर देखा, एक पल के लिए पलकें झपकाईं, फिर अजीब तरह से बुदबुदाया, ठीक है, वहां मिलते हैं। इसके साथ ही लीला और बीट्राइस दरवाजे की ओर बढ़ गईं, उनके नर्म कदम कमरे की शांति में गूंज रहे थे। उन्होंने कुछ शांत शब्दों का आदान प्रदान किया और जल्द ही वे चले गए, एलिस्टर को डाइनिंग रूम में अकेला छोड़ दिया। एलिस्टर ने जोर से आह भरी, उसका दिमाग गियर बदलता हुआ जैसे ही उसने आखिरी प्लेट को खनकते हुए नीचे रखा। अपना ध्यान बदलते हुए उसने अपने विचारों में पुकारा, सिस्टम, मेरी स्थिति विंडो प्रदर्शित करें। खिलाड़ी, एलिस्टर हेजनवर्थ। स्तर 40। क्लास, ट्योवलोडट समरन, जागृत प्रतिभा एसएसएस। आंकड़े, HP 2750/2750, 100/100%। MP 11678/11678। शक्ति 8, 700 B ओम। चपलता 8900। बुद्धिमत्ता 10200। धीरज 7900। निपुणता 7100। मन 10678। भाग्य 80। कुल युद्ध शक्ति 53478। एक रैंक। सम्मन शक्ति 100%। मन पुनर्जनन 45 MP मिनट। उपलब्ध स्टेट पॉइंट 0। शीर्षक, वह जिसने अपनी इच्छा दूसरों पर थोपी। कौशल, ड्रैकोनिक रेज लल 3S रैंक। ब्लड मैनिपुलेशन लल 3B जोर रैंक। ब्लड हीलिंग लल 2B जोर रैंक। कैमोफ्लेज लल 1B रैंक। ड्रैकोनिक हंगर लल 3S रैंक। बर्सक लल 2S रैंक। माना डिस्टॉर्शन ऑरा लल 2S रैंक। समन की सूची, फायरस्टॉर्म ड्रैगन सिंडर वॉन अपकिस वॉर्ड SS रैंक। सैंडस्टॉर्म ड्रैगून टेरा वॉन आर्ची वॉर्ड B रैंक। लाइटिंग ड्रैगन नाइट डार्वेन वॉन वेलोर वॉर्ड A+ रैंक। स्काई ड्रैगन अल्जुरिंग वॉन एज्योर वॉर्ड S रैंक। एबिस ड्रैगन मार्क गैरेट वॉन एबिस वॉर्ड SS रैंक। वर्तमान खोज एक अधिपति का वचन, अधिपति का सबसे तीखा नुकीला दांत। अंतिम स्टैंड वे अब कहाँ हैं 2। ये देखकर एलिस्टर ने आह भरी। एलिस्टर ने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला, लकड़ी के पैर कैफे के फर्श पर धीरे से रगड़ रहे थे। मेज से उठते हुए उसने अपनी सफ़ेद और नीली गिल्ड वर्दी को झाड़ा और खींचा। उसकी तीखी निगाह खाली प्लेटों पर घूमी, मानो ये सुनिश्चित करना चाहती हो कि उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा है। ठीक है, उसने कहा, चलो गिल्डमास्टर को इंतजार नहीं करवाते, गिल्ड हॉल में जाने का समय हो गया है। मार्गरेट तुरंत करीब आ गई, अपनी मुद्रा को उसके साथ मिलाते हुए। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। बेशक, मेरे भगवान, उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। सिंडर, जो चुपचाप अपना खाना खत्म कर रही थी, भी उठी, अपने हाथों से टुकड़ों को झाड़ते हुए। बिना एक शब्द कहे वह एलिस्टर के बगल में कदम से कदम मिलाकर चल पड़ी। एक्सल दरवाजे की चौखट पर झुक गया, उसकी बाहें क्रॉस हो गईं। समय आ गया है, सोचा था कि तुम अपने अथाह पेट के साथ हमें सारा दिन यहीं रखोगे। अध्याय 269। खाली हॉलवे। जब एलिस्टर और अन्य लोग गिल्ड हॉल की ओर बढ़े तो मार्क गैरेट ने उसकी बांह पकड़ ली और खुद से धीरे से गुनगुनाने लगी। आवाज धीरे से गूंजी, फिर भी उसमें एक तरह की आत्मसंतुष्टि थी जिसने सिंडर की भौं को हिला दिया। वह अपनी जलन को दबा रही थी, लेकिन आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया। मार्क गैरेट, सिंडर ने तीखी आवाज में कहा, बंद करो, तुम हमारे भगवान से बहुत ज्यादा चिपके हुए हो। मार्क गैरेट ने गुनगुनाना बंद कर दिया और एक हल्की मुस्कान के साथ सिंडर की ओर देखा। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मैं भी, सिंडर ने जवाब दिया। अपनी बाहों को क्रॉस करते हुए उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं। और हमारे भगवान की सबसे तीखी नुकीली तीक्ष्ण। सिंडर थोड़ा और करीब आ गया, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं हमारे भगवान के बाद दूसरे नंबर पर हूँ? क्या आप मेरे आदेशों की अवहेलना करने जा रहे हैं? कुछ पलों तक आंखें बंद करने के बाद मार्गरेट ने अपनी नज़र थोड़ी नीचे की और जवाब दिया, नहीं। सिंडर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और एलिस्टर के बाएं दाएं तरफ वापस चला गया। हालांकि एलिस्टर ने उनके आदान प्रदान पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान आगे की ओर था, क्योंकि उसके जूते हॉलवे में धीरे से गूंज रहे थे। माहौल में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने भौहें सिकुड़ी और बोला, यहाँ सन्नाटा है। मैंने कैफे में भी बहुत से लोगों को नहीं देखा, केवल स्टाफ और कुछ सदस्य।
क्या आप में से कोई जानता है कि क्या हो रहा है? सब कहाँ हैं? एक्सल ने अजीब तरह से कंधे उचकाए, अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए। नहीं यार, मुझे कुछ पता नहीं है। एलिस्टर लीला की ओर मुड़ा, जो उसकी नज़रों के सामने थोड़ा शर्मा गई। मैं भी कुछ नहीं जानती, उसने हकलाते हुए सिर हिलाते हुए कहा। ब्लिट्स और एक्सल ने अचानक आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। ब्लिट्स ने एक्सल के कंधों पर हाथ रखा और फुसफुसाया, अब हम क्या करेंगे? वह हमारे ठीक पीछे है। हम दूसरों के साथ बिना किसी की नज़र पड़े नहीं जा सकेंगे। मुझे कैसे पता था कि वह इतनी जल्दी अपना खाना खत्म कर लेगा? एक्सल ने धीमी आवाज में कहा। मुझे यकीन था कि उसे कम से कम 30 मिनट और लगेंगे। ब्लिट्स ने स्पष्ट रूप से निराश होकर आह भरी। अब हम क्या करें? अगर हम उसके साथ होंगे तो क्या प्रभाव कम नहीं होगा? मुझे नहीं पता, एक्सल ने असहाय कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। हम हमेशा ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि हमें कुछ भी पता नहीं है। एलिस्टर ने उनकी शांत बातचीत को सुनकर भौहें उठाईं। तुम दोनों किस बारे में कानाफूसी कर रहे हो? ब्लिट्स ने अपने कंधे पर पीछे की ओर देखते हुए अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ओह कुछ खास नहीं। हम बस गिल्ड के प्रशिक्षण मैदान में फिर से योजना बनाई गई किसी शरारत के बारे में बात कर रहे थे। ओह, एलिस्टर ने उत्तर दिया, उसका स्वर शांत लेकिन जिज्ञासा से भरा हुआ था। एक्सल ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हें पता है क्या, हमें अब उस जाल की जांच करनी चाहिए जो हमने बिछाया है। अरे बहन! ब्लिट्स ने तुरंत समझ लिया, उत्साह से सिर हिलाया। हाँ भाई, चलो। एलिस्टर के प्रेस से आगे पूछने से पहले बीट्राइस ने अजीब तरह से कहा, ओह क्या तुम इसे देखोगे? मेरे कपड़े पहनने का समय हो गया है। हाँ, मैंने उन्हें ड्राई क्लीनर पर छोड़ दिया है और अब समय आ गया है कि मैं उन्हें लेने जाऊं। लीला ने बीट्राइस की बात का तुरंत अनुसरण करते हुए हकलाते हुए कहा। हाँ, यहाँ भी ऐसा ही है। मुझे अभी याद आया। बिना एक और शब्द कहे दोनों लगभग दालान से भाग गए। सिंडर ने अपनी बाहें क्रॉस की, उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह उन्हें पीछे हटते हुए देख रही थी। इन इंसानों के साथ क्या हो रहा है? वे स्पष्ट रूप से कुछ योजना बना रहे हैं। एलिस्टर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मुझे यकीन है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। सिंडर ने स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर कहा। फिर भी तथ्य यह है कि वे कुछ करने की योजना बना रहे हैं। मैरीग्रेट, जो छोटी सी बातचीत के दौरान चुप रही थी, ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराए। यह मनोरंजक है कि जब उनसे पूछा जाता है तो वे कितनी जल्दी भाग जाते हैं। मनुष्य बहुत ही जिज्ञासु प्राणी हैं। जब वे आखिरकार गिल्ड हॉल के विशाल धातु के दरवाजों पर पहुंचे तो उनके कदमों की आवाज़ भव्य दालान में धीरे धीरे गूंजने लगी। एलिस्टर प्रवेश द्वार से ठीक पहले रुक गया, वह मार्क गैरेट और सिंडर की ओर मुड़ा। तुम दोनों, उसने दृढ़ता से कहा, वहां अपना व्यवहार ठीक से रखो। मार्क गैरेट ने एक धीमी, उमस भरी खर्राट भरी आवाज़ निकाली, उसके होंठ शरारती मुस्कान में बदल गए। ओह, मैं आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगी, मेरे प्रभु। सिंडर ने अपनी बाहें पार की और एक संक्षिप्त सिर हिलाया। समझ गई, उसने जवाब दिया, हालांकि उसकी संकुचित आंखें मौन चेतावनी में मार्क गैरेट की ओर झुकी हुई थीं। उनके जवाबों से संतुष्ट होकर एलिस्टर आगे बढ़ा और दरवाजे अपने आप खुल गए, जिससे आगे विशाल गिल्ड हॉल दिखाई दिया। वह अंदर गया, लेकिन फिर रुक गया, उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। पूरा हॉल बिल्कुल काला था, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। क्या हो रहा है? एलिस्टर ने बड़बड़ाया। उसके पीछे मार्गरेट और सिंडर ने एक दूसरे को संक्षिप्त नजरों से देखा। वे दोनों अंधेरे में देख सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने स्वामी से बात करने वाले थे। जैसे ही एलिस्टर ने अंधेरे गिल्ड हॉल में एक और सावधानी भरा कदम उठाया, एक जोरदार क्लिक से सन्नाटा खत्म हो गया। अचानक लाइटें टिमटिमा उठीं, जिससे कमरा चमक से भर गया और कम्फेदी रंगों के बहुरूपदर्शक में हवा में फूट पड़ी। अनगिनत आवाज़ों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और हर कोई चिल्लाया, आश्चर्य। एक पल के लिए एलिस्टर स्तब्ध रह गया, उसका हमेशा की तरह शांत व्यवहार टूट गया और उसके चेहरे पर शुद्ध सदमे का भाव आ गया। कम्फेदी की धाराएं बरस रही थीं, जो गिरते समय प्रकाश को पकड़ रही थीं, जबकि गुब्बारे छत की ओर आलस से तैर रहे थे। क्या? वह हकलाते हुए उलझन में इधर उधर देख रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने अपनी नज़र भीड़ की ओर घुमाई, जो सामान्य से ज्यादा बड़ी लग रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। तो यही वह जगह है जहां हर कोई था। हर गिल्ड सदस्य जो पहले रहस्यमय तरीके से अनुपस्थित था, यहाँ था। हॉल को पूरी तरह से भर रहा था। कमरे के दूर छोर पर गिल्ड लीडर की सीट के ठीक पहले मास्टर यूतो खड़े थे, उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। एलिस्टर ने उनकी ओर अपना रास्ता बनाया, गिल्ड सदस्यों के समुद्र के बीच से गुजरते हुए उन्हें बधाई दी और पीठ पर ताली बजाई। अंत में जब वह यूतो के पास पहुंचा तो उसने पूछा, क्या अवसर है गिल्ड मास्टर? यूतो की मुस्कान और भी चमक उठी, उसने अपने हाथ लंबे एलिस्टर के कंधे पर फैलाए।
हम सभी ने एक छोटी सी पार्टी करने का फैसला किया, उसने गर्मजोशी से कहा। आखिरकार आप, एलिस्टर, व्हाइट कॉमेट के सबसे नए टीम लीडर बनने जा रहे हैं। रुको, मैं एक टीम लीडर? क्या? इससे पहले कि वह आगे कुछ समझ पाता, गिल्ड हॉल से जल्दबाजी में चलने वाले कदमों की आवाज़ गूंज उठी। एलिस्टर ने मुड़कर देखा कि एक्सल, ब्लिट्ज, बीट्राइस और लीला वापस आ रहे हैं। क्या आप लोग इसके बारे में जानते थे? एलिस्टर ने पूछा जब वे पास आए, उसके चेहरे पर अभी भी हल्का आश्चर्य था। ब्लिट्ज सबसे पहले बोलने वाली थी, उसने नाटकीय ढंग से अपने हाथ ऊपर उठाए। हाँ, हाँ, हमें पता था। लेकिन चलो एलिस्टर, तुम हमें जानते हो, हम राज खोल देंगे। लेकिन आदेश, तुम्हें पता है? एक्सल ने एलिस्टर के कंधे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ थपथपाया। बिल्कुल यार, तुम्हें पता है कि यह कैसे होता है, गिल्ड रहस्य और वह सब। बड़े आदमी के लिए आश्चर्य को बर्बाद नहीं कर सकते। एलिस्टर ने अपनी बाहों को पार करते हुए एक बाण उठाए। सच में? और तुमने मुझे किसी तरह की चेतावनी देने के बारे में नहीं सोचा? ब्लिट्ज ने एक्सल के कंधे पर झुकते हुए उसे आंख मारी। इसमें मज़ा कहाँ है? तुम हमेशा इतने शांत रहते हो। हमें तुम्हारे चेहरे पर वह भाव देखना था। एक्सल ने उत्साह से सिर हिलाया, अपनी बाहें क्रॉस की। हाँ, बिल्कुल इसके लायक। तुम ऐसे दिख रहे थे जैसे तुम्हें अभी अभी बताया गया हो कि ड्रैगन मौजूद नहीं है। बीट्राइस एक मनोरंजक मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। वे गलत नहीं हैं, हालांकि हमने केवल एक झलक देखी थी, तुम बहुत हैरान थे। लीला, थोड़ा शर्माते हुए, अपनी आस्तीन के हेम से बेचैन हो गई। हम भी तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। ऐसा हर दिन नहीं होता कि कोई चीज़ तुम्हें चौंका दे। एलिस्टर ने अपनी नाक के पुल को चुटकी बजाते हुए आह भरी। अविश्वसनीय। ठीक है, लेकिन दूसरे टीम लीडर्स के बारे में क्या उन्हें भी इस बारे में पता था? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, कमरे में एक मधुर आवाज़ गूंजी। बेशक हमने किया, रेन ने भीड़ से आगे बढ़ते हुए अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। उसके तीखे सूट और शांत व्यवहार ने उसे गिल्ड के सदस्यों के बीच अलग खड़ा कर दिया। मैं और बाकी सभी लोग भी सहमत हैं। रेन के बगल में खड़े हिरोशी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए एलिस्टर को कोहनी से हल्के से मारा। हाँ बच्चे, ये सर्वसम्मति है। तुम में एक बेहतरीन टीम लीडर बनने की क्षमता है। अब तुम्हें बस अपनी टीम को इकट्ठा करना है और उन्हें एक आकार देना है। एलिस्टर ने उन दोनों के बीच नज़र डाली, उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा आश्चर्य और भ्रम था। लेकिन मैं क्यों? तुम सभी को क्या लगता है कि मैं एक टीम का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त हूँ? रेन के जवाब देने से पहले उसके पीछे से कैडा की आवाज़ गूंजी। लाल बालों वाली हील सामने आए, उसके आत्मविश्वास से भरे कदम और चंचल मुस्कान ने उसका ध्यान खींचा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा। तुम मजबूत हो एलिस्टर, वास्तव में मजबूत। मुझे संदेह है कि यहाँ कोई भी तुम्हारा साथ दे सकता है, तुम्हारा नेतृत्व करना तो दूर की बात है। उसने अपनी बाहें क्रॉस की और लापरवाही से पास की टेबल पर झुक गई। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके ड्रैगन किसी और को आपको आदेश देने की अनुमति नहीं देंगे। मार्गरेट, जो चुपचाप यह आदान प्रदान देख रही थी, ने एक धीमी हंसी निकाली। ओह बिल्कुल, मेरे स्वामी को कोई भी आदेश नहीं दे सकता सिवाय उनके खुद के। और जाहिर है वे जिन्हें वे योग्य समझते हैं। उसने सिंडर पर एक धूर्त नज़र डालते हुए कहा। सिंडर ने झुंझलाहट के साथ कहा, उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं। एक बार के लिए मैं उस लाल बालों वाले इंसान से सहमत हूँ। आप बहुत सक्षम हैं मेरे स्वामी, आपको बस भूमिका में आने की ज़रूरत है। युतो ने फिर से आगे बढ़कर एलिस्टर के कंधे पर एक आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। यह कोई बोझ नहीं है एलिस्टर, यह एक अवसर है। आपने खुद को साबित कर दिया है, न केवल अपनी ताकत से बल्कि अपने संकल्प और नेतृत्व से भी। गिल्ड आप पर विश्वास करता है और मैं भी। एलिस्टर ने कमरे में चारों ओर देखा, अपने दोस्तों और गिल्ड के साथियों के चेहरे देखे। उनके हाव भाव उत्साह से लेकर गर्व तक के थे, लेकिन किसी के चेहरे पर संदेह का कोई निशान नहीं था। धीरे धीरे उसने सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये करूँगा। कमरे में जयकारे और तालियां गूंज उठीं, माहौल ऊर्जा से भर गया जैसे ही एलिस्टर के शब्द समझ में आए। ब्लिट्ज ने एक्सल को गले लगाया, कान से कान तक मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था कि वह आगे आएगा। एक्सल आत्मविश्वास से हंसा, उसकी आवाज़ गूंज रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखते हैं कि वह हम पर हुक्म चलाता है और बराबरी करने की कोशिश करता है। अध्याय 270, पहली टीम रेड। एलिस्टर युतो के कार्यालय में खड़ा था, उसका दिमाग अभी भी घटनाओं के बवंडर को समझ रहा था। जैसे ही उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं, वह टीम लीडर के रूप में अपनी नई भूमिका को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। उसके विचारों में तब बाधा आई जब युतो अपनी चिकनी डेस्क के पीछे बैठा मुस्कुराते हुए आगे झुका। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टीम में शामिल करो एलिस्टर, युतो ने गंभीर लेकिन गर्मजोशी से कहा। मुझे लगता है कि उनमें तुमसे और तुम्हारे ड्रैगन से बहुत कुछ सीखने की क्षमता है।
जाहिर है तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कोर टीम के सदस्य बनने जा रहे हैं, लेकिन एक और व्यक्ति है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। एलिस्टर ने भौहें उठाईं, उसके चेहरे पर जिज्ञासा की झलक थी। उसने यूतो के आखिरी 2 शब्द दोहराए, एक और। यूतो थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखों में शरारत की झलक थी। हाँ, एक और, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। इतना कहकर यूतो उठ खड़ा हुआ और मेज के किनारे पर बैठ गया। तुम अब अंदर आ सकते हो। दफ्तर का दरवाज़ा एक धीमी सी फुफकार के साथ खुला। एक युवक कमरे में दाखिल हुआ, उसके काले बाल थोड़े उलझे हुए थे और उसकी गहरी लाल आंखें तुरंत एलिस्टर पर टिकी हुई थीं। वह आदमी बाकी लोगों से लंबा था, चौड़े कंधों वाला था और अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार लटकाए हुए था। उसके चारों ओर ताकत का भाव था, जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। फिर यूं तो बोला, यह एंजो है। अगर तुम हमारे गिल्ड में शामिल नहीं होते तो मान लेते कि वह व्हाइट कॉमेट का उभरता सितारा होता। उसके पास एस रैंक की प्रतिभा है और मुझे मानना होगा कि वह काफ़ी कुशल है। एंजो की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने एलिस्टर को देखा। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। तो तुम ही हो जिसके बारे में हर कोई बात करना बंद नहीं कर सकता, एंजो ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन चुनौती से भरी हुई थी। वह एलिस्टर के करीब गया और उसे स्वीकृति और जिज्ञासा के भाव से देखा। एलिस्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मजबूती से हाथ मिलाया। एलिस्टर, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन अधिकार जता रही थी। मुझे खुशी है कि तुम टीम में हो। एंजो ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि एलिस्टर ने हाथ नहीं हिलाया। उसका हाथ भी उतना ही मजबूत था, हाथ मिलाने के दौरान स्थिर था। एंजो की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि दने हल्की हंसी निकाली। ओह, यहाँ हमारे पास क्या है? एंजो ने सोचा। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। मुझे अपनी व्यक्तिगत ताकत पर थोड़ा भरोसा हो गया है क्योंकि तुम एक समनकर्ता होने वाले हो। लेकिन इस तरह की पकड़ के साथ मुझे लगता है कि तुम प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए काफ़ी अच्छे हो। एलिस्टर ने उसकी नज़रों का समान रूप से सामना किया। मैं इसे एक तारीफ के रूप में लूंगा। यूतो ने इस आदान प्रदान को थोड़ा मनोरंजन के साथ देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर बनी रही। एंजो थोड़ा घमंडी है, लेकिन वह मेहनती है। आप पाएंगे कि वह खुद को साबित करने की इच्छा से प्रेरित है और यही उसे एक मूल्यवान टीम सदस्य बनाता है। एंजो ने अपने कंधे हिलाए, अपनी गर्दन को तोड़ने का दिखावा किया। मैं यहाँ किसी से कमतर बनने के लिए नहीं आया हूँ, ये पक्का है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मुझे संभाल सकते हैं तो मैं जो भी करना होगा करूँगा। एलिस्टर ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही रवैया है जिसकी हमें ज़रूरत है। हम देखेंगे कि आप दूसरों के साथ कितने अच्छे से काम करते हैं। एंजो ने चुनौती से स्पष्ट रूप से खुश होकर एक आधी मुस्कान दी। मैं इसे किसी और तरह से नहीं चाहूँगा। यूतो ने दोनों को देखा, उनके बीच बनने लगे सूक्ष्म तनाव को महसूस किया। उसने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए हल्के से हंसा। अच्छा, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम दोनों एक ही पृष्ठ पर हो। एलिस्टर, एंजो की अपनी अनूठी ताकतें हैं और मुझे लगता है कि तुम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाओगे। एंजो ने एलिस्टर की ओर देखा, उसकी लाल आंखें उसके लाल मन से जल रही थीं। हम देखेंगे कि तुम उतने ही अच्छे हो जितना वे कहते हैं। मुझे हारना पसंद नहीं है। एलिस्टर ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसे रोकते हुए। मुझे भी नहीं। अचानक एलिस्टर ने अपने सिर में ड्रैगन की आवाज़ सुनी। मेरे प्रभु, इस इंसान की पीठ पर जो तलवार है वह एक हल्की ड्रैगन आभा दे रही है। फिर एलिस्टर ने अपनी नज़र तलवार के हैंडल पर डाली, जिसे वह एंजो के कंधे के ऊपर देख सकता था। फिर एलिस्टर ने उस पर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हें वह तलवार कहाँ से मिली? एंजो ने एक भान उठाए, उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कुराहट फैल गई। अब हम उत्सुक हैं, है न? उसने कहा। पूछे जाने का इंतजार किए बिना उसने अपनी पीठ से विशाल तलवार को उतारा और उसे अपने सामने फर्श पर एक भारी धमाके के साथ गिरा दिया। एलिस्टर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने हथियार को और करीब से देखा। आभा अचूक थी, एक मंद फिर भी शक्तिशाली ड्रैगन सार उससे चिपका हुआ था। एलिस्टर के फिर से बोलने से पहले मार्गरेट, जो चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी, आगे झुक गई। उसकी आंखें तीखी थीं, तलवार का अध्ययन करते हुए वह संकुचित हो गई। क्या ये तलवार ड्रैगन की तरह नहीं दिखती? उसने पूछा। केवल अंतर यह है कि रंग कैसे व्यवस्थित किए गए हैं। सिंडर, अभी भी चुप लेकिन ध्यान से देख रही थी, उसने अपनी निगाहें संकुचित कर लीं। उसकी आवाज़ ठंडी, तीखी थी। वास्तव में, क्या इस इंसान ने इसे चुराया है? एंजो ने एक छोटी सी हंसी निकाली, उसकी आंखें आरोप पर मनोरंजन से चमक उठीं। इसे चुराया? मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैंने इसे नीलामी में खरीदा है। शब्द एक पल के लिए हवा में लटके रहे, जिससे कमरे में मौजूद हर कोई चुप हो गया क्योंकि वे समझ रहे थे कि उसने क्या कहा था। एक नीलामी। यह विचार इतनी सहजता से छोड़ा गया था, फिर भी इसने तलवार के रहस्य को और गहरा कर दिया। इसमें मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। जाहिर है, बस्कर्स ने इसे अपने कालकोठरी छापे में से एक में प्राप्त किया था।
तलवार साफ सुथरी दिख रही थी, इसलिए मुझे लगा कि यह एक अच्छा निवेश था। एलिस्टर की भौहें तन गईं। नीलामी में ड्रैगन युक्त हथियार खरीदना, यह उसे ठीक नहीं लगा। अब जब मैंने इसे करीब से देखा, यह अलेक्सी की तलवार जैसी लग रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? ये कालकोठरी में कैसे प्राप्त हो सकती है? कालकोठरी तकनीकी रूप से विशेष दरारें हैं, इसलिए यह संभव हो सकता है। भले ही वे कालकोठरी के माध्यम से उस तलवार तक पहुंच गए हों, वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे? क्या ये चोरी हो गई थी? मुझे संदेह है कि मनुष्य, मैं इसे कर पाऊंगा। यहाँ ऊपर की तरफ अतिरिक्त रून भी हैं। क्या किसी लोहार ने कुछ संशोधन किए हैं? नीलामी, एलिस्टर ने आखिरकार दोहराया, उसकी आवाज़ संदेह से भरी हुई थी। और रून, वे मूल डिज़ाइन का हिस्सा थे। एंजो ने कंधे उचकाए, अपने हाथों में ग्रेटिसवॉर्ड के वजन को आराम से एडजस्ट करते हुए उसे वापस अपनी पीठ पर घुमाया। हो सकता है न हो, कौन जानता है। मैंने विवरण के बारे में नहीं सोचा। यह एक बढ़िया हथियार है, चाहे इसके पीछे का इतिहास कुछ भी हो। यूतो टेबल से उठ खड़ा हुआ और एलिस्टर के पास गया। चूंकि अब तुम दोनों एक दूसरे से परिचित हो चुके हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारी पहली टीम रेड का समय है? थोड़ा घूमकर देखना कि तुम साथ मिलकर कितना अच्छा काम करते हो। तुम इस बार कालकोठरी में भाग लेने से बच नहीं सकते, मुझे उम्मीद है कि तुम ये जानते हो। एलिस्टर ने झिझकते हुए एक भौं उठाई। क्या हमें ऐसी किसी चीज़ के लिए टीम रणनीति की ज़रूरत नहीं होगी? यूतो ने हंसते हुए एलिस्टर के कंधे पर हल्के से थपथपाया। इस बारे में चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे। कुछ भी गलत नहीं हो सकता है न? इसके अलावा अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे यकीन है कि तुम इसे बिना किसी परेशानी के संभाल लोगे। एलिस्टर ने सिर हिलाया, मुझे लगता है मैं समझ गया। यूतो ने मार्क गैरेट की ओर देखा, जो एलिस्टर के बगल में चुपचाप खड़ी थी। उसकी तीखी लाल आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी तीखी नज़र की तीव्रता, जिज्ञासा का एक छोटा सा स्पर्श और कुछ और शायद जानलेवा इरादा में कोई गलती नहीं थी। यूतो ने उसे देखकर मुस्कुराया, मौन संचार से परेशान नहीं हुआ। उसने एलिस्टर के प्रति उसकी सुरक्षात्मकता को समझा और उसका सम्मान किया। मैं देख रहा हूं कि तुम ध्यान से देख रही हो, मार्क गैरेट, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? उसने पूछा। मार्क गैरेट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें उससे कभी नहीं हटीं। उसकी मुद्रा तनावपूर्ण बनी रही, मानो चुपचाप यूतो को और टिप्पणी करने की चुनौती दे रही हो। यूतो की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। तो ठीक है, तुम इस छापे के लिए तैयार हो जाओ। मुझे यकीन है कि तुम अपनी सारी तैयारियां आसानी से कर सकते हो। बस याद रखो, इसे हल्का रखो और देखो कि तुम कैसे करते हो। यह बस एक छोटा सा परीक्षण है। आखिरकार एलिस्टर ने बस सिर हिलाया और कहा, समझ गया, अब हम एक तरफ चलते हैं। ... एलिस्टर विशाल ए रैंक वाले कालकोठरी के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी क्योंकि वह दरार की घूमती हुई ऊर्जा को देख रहा था। मुझे पिछली बार किसी कालकोठरी पर छापा मारे हुए काफ़ी समय हो गया है, उसने सोचा। उनके आसपास की हवा आवेशित, तनावपूर्ण महसूस हुई। उसके चारों ओर उसके 5 ड्रैगन जनरल थे, उनकी उपस्थिति लगभग भारी थी। उसके बाईं ओर अल्जुरिंग था और ड्रैवन, उसके दाईं ओर मार्गरेट, सिंडर और टेरा, सभी शांत लेकिन दृढ़ भाव से खड़े थे। उसके सामने उसकी टीम खड़ी थी, एक्सल, ब्लिट्स, लीला, बीट्राइस और एंजो, सभी छापे के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। माहौल घबराहट से भरा हुआ था, उनमें से प्रत्येक सोच रहा था कि गेट के पीछे क्या है। ब्लिट्स ने एक्सल की ओर मुड़कर उसे कोहनी से धक्का दिया। तो नया लड़का कौन है? मैं उसे नहीं पहचानती, उसने फुसफुसाते हुए एंजो की ओर देखा, जो एक तरफ खड़ा था। उसकी बाहें क्रॉस थीं, वह उन सभी को एक अलग भाव से देख रहा था। एंजो ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और झुक गया। मैं वह लड़का हूं जो तुम सभी से बेहतर प्रदर्शन करने वाला हूं। मैंने सुना है कि उनकी प्रतिभा किसी तरह की उड़ान या लड़ाई प्रतिक्रिया है। ये तभी काम करता है जब तुम दोनों खतरे में हो। काफी बेकार है न? ब्लिट्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने दांत पीस लिए। उसकी मुट्ठियां उसके बगल में कस गईं। इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, अल्जुरिंग एक खतरनाक उपस्थिति के साथ आगे बढ़ा। अपने शब्दों पर ध्यान दो, अल्जुरिंग ने चेतावनी दी। मेरे स्वामी की टीम के सदस्यों के बारे में बुरा मत बोलो। उसकी आंखें एंजो की आंखों से टकरा गईं। उसकी निगाह में एक छोटी लेकिन स्पष्ट धमकी थी। अगर तुमने गलत काम करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दंडित करूंगा। अपनी जगह याद रखो। जब एंजो क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गया तो हवा शांत हो गई। उसने अल्जुरिंग की नज़र से मुलाकात की। उसकी मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। एक अव्यक्त समझ उनके बीच गुजरी। एलिस्टर, हमेशा की तरह शांत, अपनी टीम पर नजर डाली। उसकी आंखें एंजो पर टिकी रहीं। अल्जुरिंग, उस पर नरमी बरतें। चलो छापे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।